हेलो एवरीवन, क्या बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का लास्ट लेक्चर है आज लगभग। और इसमें हम लोग फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन और डोरमेंसी के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो क्या आपको मैं दिख रहा हूं और आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो फटाफट से बता दो, हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, गुड मॉर्निंग सबको। हाँ, आज लास्ट लेक्चर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का लगभग। आप मान के चलिए आज इसको कंप्लीट करेंगे। मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी फर्स्ट क्लास है या जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया है, मैंने बेटा प्लांट फिजियोलॉजी के 5 चैप्टर करा दिए, ये लास्ट चैप्टर है, तो आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा और आपको देखना पड़ेगा। दूसरा चीज बेटा, मैं रिवीजन के लिए एक प्लान आपके लिए कर रहा हूं कि जैसे आपकी जूलॉजी की क्लास पैरेलल चलेगी तो हम क्या करेंगे, इन 5 चैप्टर्स की रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे। मतलब एक वीक में 2 चैप्टर का इंडिविजुअल टेस्ट लेके कि भाई आज ट्रांसपोर्ट का टेस्ट है, ऐसे करके हम रिवीजन को स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको एक शेड्यूल दे दूंगा जो पीडीएफ की फॉर्म में आपको कल क्लास के साथ मिल जाएगा, मनीष दुबे सर की, तो वहां मिल जाएगा। मतलब आपको एक शेड्यूल मैं प्रॉपर दे दूंगा कि कैसे हम रिवाइज कर रहे होंगे। क्लियर है? तो रिवीजन भी बेटा हमें साथ ही करनी पड़ेगी क्योंकि आपके बैच में शायद टाइम ना मिले रिवीजन का आपको, तो इसलिए साथ रिवीजन करनी है। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को फटाफट से। तो आज हमारा बेटा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का 6 लेक्चर है और जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फोटो पीरियोडिज्म, इसको हम पढ़ने वाले हैं और आप उसे समझेंगे, जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। अब मैंने जो लास्ट पढ़ाया था उसमें थोड़ा सा मेरे को चीज बतानी थी, उसको एक बार कंप्लीट कर देता हूं। मैंने आपको सबसे पहले आज का गोल ये मैंने लिखा हुआ है, देखिए आज का गोल हमारे पास यही सब है, फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, डोरमेंसी। इसके बाद हमने आज आपका होमवर्क रहेगा, आज आप एक डीपीपी करोगे और मैं आपको पीवाईक्यूज भी दूंगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, उसका डिस्कशन मैं कल लाइव करूंगा, लाइव या रिकॉर्डेड जैसा भी आप चाहोगे, मैं कल लाइव कर दूंगा अलग से, मतलब एक्स्ट्रा क्लास लगा के। ठीक है, अब ये टेबल आपको बनानी थी, मैंने बोला था ये आपको कंप्लीट करनी है सारे हार्मोन्स की, ये टेबल कंप्लीट करनी है जिसमें आपके पास क्या होना चाहिए, एग्जांपल, साइट ऑफ सिंथेसिस, डिस्कवरी, प्रिकर्सर, रोल और बायो एसे भी चाहिए था बेटा, एक एक पैराग्राफ और उसमें बायो एसे। ये टेबल मैंने बोली थी आपको लिखने के लिए, है ना, ये बना ली होगी आपने। क्लियर? ये क्या है बेटा, आपके पास ये टेबल है और ये चीज आपको बनानी है। ठीक है, क्लियर है? तो जो भी बच्चे बेटा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं उनको इस टेबल को बनाना चाहिए, जिसमें क्या होता है, हार्मोन का नाम, एग्जांपल, हार्मोन कहां बनता है, उसके बाद डिस्कवरी किसने करी, तो डिस्कवरी आप पहले लिख सकते हैं, उसके साथ प्रिकर्सर या बायोएस से, ये 2 चीजें, प्रिकर्सर मतलब होता है किससे, और रोल। ऐसी टेबल आपको बनानी है, मैंने कल भी दिया था होमवर्क में, और ये टेबल बनाकर आप मेरे हिसाब से 4 से 5 बार लिखेंगे। तो आज का होमवर्क रहेगा, आपको डीपीपी करनी है, आपको पीवाईक्यूज करने हैं और आपको साथ के साथ क्या करना है बेटा, जो टेबल आप बनाओगे उस टेबल को आप 3 टाइम लिखकर, है ना, 3 टाइम लिखोगे, आप उसको लर्न करोगे और राइट करोगे, मतलब लर्न एंड राइट। ये आज का आपका होमवर्क रहने वाला है। ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चों का मैसेज चेक किया था, उन्होंने लिखा है कि होमवर्क कंप्लीट किया और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं आज नाम नहीं लिख पाया उन बच्चों का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने होमवर्क को कंप्लीट कर लिया, मतलब होमवर्क कंप्लीट के, बहुत अच्छी बात है। आज का होमवर्क रहेगा कि आपने डीपीपी 06 करनी है, आपने पीवाईक्यू करने और टेबल करनी है 3 टाइम, है ना, 3 टाइम वो टेबल करनी है। क्लियर है बेटा? टेबल, हाँ टेबल बेटा मैं आपको पीवाईक्यू मैं भेजूंगा आज आपको, पीवाईक्यू मैं सेंड करूंगा, पीवाईक्यू की पीडीएफ मैं दूंगा आपको, आपने वही करने हैं। ठीक है, क्लियर? पीवाईक्यू मैं दूंगा, बिल्कुल। चलिए क्लियर है? हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। चलिए हमने बेटा लास्ट जब हार्मोन्स कंप्लीट किया था उसके लास्ट में एक टॉपिक गिवन है जिसमें हम सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्ट कुछ लिखा हुआ। मेरी बात सुनो ध्यान से, आपने, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से हार्मोन, अब लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल फोकस करके, कोई चैट नहीं करेगा, जब मैं बोलूंगा तभी आप चैट करेंगे, है ना? ठीक है, चलिए। और समझदार बच्चे मेरी बात सुनते हैं, देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमने जब हार्मोन कंप्लीट किया है तो मैंने कुछ ऐसे रोल भी पढ़े थे कि जो ऑक्सिन है वो पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करता है और ये काम इथिलीन भी करता है। तो जब किसी 2 हार्मोन के रोल सिमिलर होते हैं
उसे हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिस्टिक बोलते हैं। सिनर्जिस्टिक को हम एक और नाम देते हैं एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का और सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है सिमिलर रोल, है ना, एक जैसे रोल कर रहे हैं, सिमिलर रोल कर रहे हैं। और अगर हार्मोन्स के रोल अपोजिट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एंटागोनिस्ट बोलते हैं, दैट इज अपोजिट रोल। तो मैं आपको एक चीज यहां पे क्लियर करूंगा, कभी भी कोई हार्मोन आपको, अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं तो आप शायद इस चीज को समझ सको। मान लो आपके पास ये प्लांट है, इस प्लांट पर मेरे पास रूट है या स्टेम है, जो भी है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मान लो 5 ग्राम दे रहा हूं तो प्लांट में ग्रोथ हो रही है, या 5 मोलर दे रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं उस कंसंट्रेशन को 50 मोलर दे रहा हूं तो सेम टिश्यू की ग्रोथ डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी हार्मोन अलग अलग कंसंट्रेशन में अलग अलग इफेक्ट शो कर सकता है सेम टिश्यू पे। दूसरा क्या हो गया, ऑक्सीजन मान लो शूट की ग्रोथ प्रमोट कर रहा है पर रूट की ग्रोथ इनहिबिट कर सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो सेम हार्मोन दो अलग अलग टिश्यूज पे अलग अलग काम करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक ही हार्मोन का सेम टिश्यू पे कंसंट्रेशन वाइज अलग अलग रोल होता है। दूसरा क्या होता है, सेम हार्मोन के दो अलग अलग रोल होते हैं अलग अलग टिश्यूज पे। तीसरी बात हम ये कह सकते हैं कि सेम टिश्यू पर अगर ऑक्सीजन कोई काम प्रमोट कर रहा है तो उस टिश्यू पर साइटोकाइनिन इनहिबिट कर सकता है। इसका यह मीनिंग नहीं है कि हार्मोन अपोजिट है, इसका ध्यान सुनेंगे, इसका यह बिल्कुल मीनिंग नहीं है हार्मोन अपोजिट है। हार्मोन्स के रोल अपोजिट होते हैं या एक जैसे होते हैं। इस बात को क्लियर अपने दिमाग में बिठाओ कि हमारे पास क्या होता है, हार्मोन्स जो हम पढ़ते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कुछ रोल साइटोकाइनिन के साथ होंगे और कुछ अपोजिट होंगे। तो मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट बात बोली। मैंने बोला कि हमारे पास कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनका सिमिलर टिश्यू पे रोल एक जैसा होता है या अपोजिट होता है। एक जैसे रोल को सिनर्जिस्टिक कहते हैं और अपोजिट रोल को हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट। इसका यह मतलब नहीं है कि हार्मोन अपोजिट है, नहीं, हार्मोन के पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रोल अपोजिट है। आप समझ लो ध्यान से, कभी कोई हार्मोन अपोजिट नहीं होता, उस पर्टिकुलर टिश्यू पर उसका रोल अपोजिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने ये प्लांट बना लिया है, तो एबीए, इथिलीन और ऑक्सीजन, ये तीनों एब्सिशन प्रमोट करते हैं कि नहीं? आपने एब्सिशन में तीनों का नाम पढ़ा है, तो इसका मतलब यह हो गया कि एबीए, इथिलीन, ऑक्सीजन सिनर्जिस्टिक है किस रोल के लिए? एब्सिशन के लिए। ठीक है, अब जरा कैलस की बात करते हैं। कैलस क्या होता है? मास ऑफ सेल होता है। तो जब कैलस को आप देखते हो तो कैलस में सेल डिवीजन प्रमोट होती है। अब कैलस के अंदर सेल डिवीजन प्रमोट करने के लिए मुझे ऑक्सीजन भी चाहिए और मुझे साइटोकाइनिन भी चाहिए। साइटोकाइनिन दोनों अगर होते हैं तो सेल डिवीजन प्रमोट होती है। इसका मतलब यह हो गया कि ये वाला रोल इनका क्या हो गया, सिनर्जिस्टिक हो गया। क्या हो गया? सिनर्जिस्टिक। तो यहां पर ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए साथ काम कर रहे हैं। ठीक हो गई बात। लेकिन अगर आप एक रोल की बात कर रहे हो जिसे एपिकल डोमिनेंस कह रहे हैं, वहां पर साइटोकाइनिन क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस पर नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है, और ऑक्सीजन कौन सा इफेक्ट दिखाता है? पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है। तो यहां पर एपिकल डोमिनेंस के लिए दोनों क्या हो गए, एंटागोनिस्ट हो गए। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि अगर कैलस में टिश्यू कल्चर की हम बात करते हैं तो टिश्यू कल्चर में ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का रोल एक जैसा है, सिनर्जिस्टिक है, मतलब एक जैसा है, लेकिन वही ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का रोल अपोजिट है। इसका मतलब यह होता है हार्मोन अपोजिट नहीं होते, रोल अपोजिट या एक जैसे हो सकते हैं। क्या आपको यह बात क्लियर है? इन बातों को लेकर मैं कुछ और एग्जांपल आपको बता सकता हूं। जैसे सीड जर्मिनेशन की बात करते हैं। सीड जर्मिनेशन में एंडोस्पर्म होता है जिसमें स्टार्च होता है। हम बात कर रहे हैं बार्ले मोनोकोट होता है, बार्ले की सीड की, उसमें मेरे पास एक टिश्यू होता है एंडोस्पर्म। तो हमारे पास क्या होती है, एलिरॉन लेयर होती है। एलिरॉन लेयर में एक एक्टिविटी होती है जिसे अमाइलेज कहते हैं, आपको याद आना चाहिए। अमाइलेज की एक्टिविटी से ग्लूकोज बनता है और वो सीड जर्मिनेशन में मदद करता है। तो जीए क्या करता है, प्रमोट करेगा, प्रमोट सीड जर्मिनेशन ये करके, और आप या बोलोगे ब्रेक करेगा सीड डॉर्मेंसी, या लिखोगे ब्रेक सीड डॉर्मेंसी। लेकिन एबीए इसके अपोजिट काम करेगा, एबीए एंटागोनिस्ट है। तो आपको यह चीज समझ में आनी चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं यहां पर, ब्रेक सीड डॉर्मेंसी। तो आपको यह क्लियर होना चाहिए आप क्या बात कर रहे हो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इसका मतलब
आपके सिलेबस में एक टेबल है जो हार्मोन्स को लेकर है। जैसे अगर मैं बात करता हूं रोल की एपिकल डोमिनेंस, तो नेम ऑफ इफेक्ट मैं यहां लिख रहा हूं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब अपोजिट, और दो हार्मोन यहां पर आ रहे हैं, कौन? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। तो ऑक्सिन प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस, और साइटोकाइनिन क्या करता है? इनहिबिट करता है। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, साइटोकाइनिन इनहिबिट करता है। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये इनहिबिट करता है। ठीक हो गई बात। अब आ जाओ एब्सिशन में, मेरे पास जो होगा सिनर्जिस्टिक लिख रहा हूं, सिनर्जिस्टिक। तो यहां पर कौन आएगा? ध्यान देंगे, यहां पर कौन आएगा? एबी आएगा, ऑक्सिन आएगा और इथिलीन आएगा, है ना, इथिलीन आएगा। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, सिनर्जिस्टिक। सिनर्जिस्टिक कौन कर रहा है? ये क्वेश्चन आया था बेटा नीट 2019 का क्वेश्चन है शायद, ये 19 में शायद या 20 ऐसा कुछ था। सिनर्जिस्टिक कौन है? ऑक्सिन है और मेरे पास इथिलीन है। डॉर्मेंसी मेरे पास क्या आएगा बेटा? एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट में हम क्या याद करेंगे? एबीए एंड जीए। तो जीए क्या करेगा? ब्रेक करेगा, और एबीए क्या करेगा? प्रमोट करेगा सीड डॉर्मेंसी। कैलस में सिनर्जिस्टिक, कौन सिनर्जिस्टिक है? मेरे पास ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। क्या आपको यह बात समझ में आ गया? टॉपिक समझ में आया कि हार्मोन अपोजिट नहीं होते, रोल अपोजिट होते हैं या साथ के होते हैं। क्लियर है? डन है? क्लियर? हां, कोई डाउट यहां पे पूछो इसमें। बेटा हमने क्या पढ़ लिया? हार्मोन्स पढ़ लिए, और एक टॉपिक था सिनर्जिस्टिक, और हमारे पास क्या होगा? एंटागोनिस्ट, है ना, वो आपको बनाया। हाँ, एनसीईआरटी दूंगा बेटा, बिल्कुल। बेटा इसको लिख लो, यही तो चाहिए आपको। बिल्कुल लिखने के लिए टाइम चाहिए, लिखो इसे। अपोजिट मतलब काम अपोजिट है। फोर्थ वाला बेटा सीड डॉर्मेंसी, एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट। तो एबीए सीड डॉर्मेंसी तोड़ता है, ब्रेक सॉरी प्रमोट करता है, बनाता है, और जीए ब्रेक करता है सीड डॉर्मेंसी। ठीक है बेटा। ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन इनहिबिट करता है। क्यों उल्टा लिख रहे हो बेटा आप लोग? दानिश एनसीईआरटी रीडिंग देंगे, पर पहले जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस कर बेटा। इथिलीन देखो, एक चीज समझना ध्यान से, इथिलीन जो है बेटा वो खाली उसके लिए, पी सीड के लिए, इथिलीन पी सीड के लिए है, और किसी के लिए नहीं दे रखा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इथिलीन को सीड डॉर्मेंसी से ज्यादा रिलेट मत करना, इन्हीं दोनों को करना है हमने। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री सिनर्जिस्टिक, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सिमिलर। राधा शाह बेटा अभी एक क्वेश्चन गलत है डीपीपी का, आप अभी चैट में लिख देना, जब क्लास खत्म होगी तब मैं उसे बताऊंगा, अभी आप उसको लिख देना। हाँ मैंने बता दिया आदित्य। इसमें बेटा मैंने क्या पढ़ा दिया ऐसा बच्चे? मैं कह रहा हूं अपोजिट रोल होते हैं, कुछ हार्मोन के एक जैसे रोल होते हैं। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल में ऑक्सिन और इथिलीन साथ काम कर रहे हैं, एक जैसा काम करते हैं, उसे सिनर्जिस्टिक कहते हैं। भाई कैलस में सिनर्जिस्टिक का मतलब क्या? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन बोथ प्रमोट सेल डिवीजन। अगर आपको पता हो, ऑक्सिन सेल की लेंथ बढ़ाता है और साइटोकाइनिन उसे डिवाइड करा देता है, तो बिना लेंथ बढ़े सेल डिवीजन का कोई फायदा नहीं है। तो लेंथ कौन बढ़ाता है? ऑक्सिन। बेटा जीए मतलब है जिबरलिक एसिड। क्या कर रहे हो, तुम्हें फुल फॉर्म नहीं पता? जिबरलिक एसिड और एबीए एब्सिसिक एसिड दोनों अपोजिट काम करते हैं सीड डॉर्मेंसी को लेके। ये क्वेश्चन आपका आप चेक कर लेना, नीट 2018 का क्वेश्चन है ये। 18 या 17 में आपको मिल जाएगा सीड डॉर्मेंसी को लेके, कि एबीए और जीए सीड डॉर्मेंसी में अपोजिट काम करते हैं। क्लियर है? ग्रीन फ्रूट में फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक तो है बेटा? सिनर्जिस्टिक मतलब सिमिलर, सेम।
हाँ, भगवान आपको सिनर्जिस्टिक का हिंदी मीनिंग नहीं आता बेटा, क्यों पढ़ रहे हो फिर बैच में? कैसे बच्चे हो आप, बताओ। सिनर्जिस्टिक का मतलब कह रहा हूं कि एक साथ काम, बार बार बोल रहा हूं, समझ ही नहीं आ रही है। सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है एक जैसा काम करना। तो यहां पर सिनर्जिस्टिक मतलब जैसे एबीए भी एब्सिशन प्रमोट करता है, ऑक्सिन भी करता है, इथिलीन भी करता है, ये मतलब है। तो यहां मैंने रोल लिखे हैं, यहां इफेक्ट का नाम लिखा है कि वो अपोजिट है कि एक जैसा है, और फिर मैंने वो हार्मोन लिखे हैं। अब इसमें ऐसा क्या है बेटा? क्लियर? एब्सिशन याद करो, सेनिसेंस मत याद करो, एब्सिशन याद करो, वही आएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चल रहे हैं बेटा, आगे चल रहे हैं। आपको मैंने बिल्कुल समझाया, ध्यान से सुनेंगे। इथिलीन, ऑक्सिन और ये क्या करते हैं? लीफ को गिरवाते हैं, एब्सिशन प्रमोट करते हैं। साइटोकाइनिन और ऑक्सिन अपोजिट काम करते हैं एपिकल डोमिनेंस को। आप रोल में पढ़ो, ऑक्सिन प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस, साइटोकाइनिन अपोजिट काम करता है, उसको प्रिवेंट करता है। उसके बाद टिश्यू कल्चर में कैलस जो है वो सेल डिवीजन, आप मेरी बात सुनो, व्हाट इज कैलस? मास ऑफ सेल। उसमें अगर सेल को डिवाइड करना है तो पहले लेंथ बढ़ानी होगी। लेंथ कौन बढ़ाता है? ऑक्सिन। डिवाइड कौन करता है? साइटोकाइनिन। तो दोनों साथ काम कर रहे हैं ना। साथ काम करना या एक जैसा काम करना, सिनर्जिस्टिक या कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं। अपोजिट काम करने को एंटागोनिस्ट कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? वही चीज टेबल में लिख दी है बस। चलो आगे चल रहे हैं बेटा, क्लियर है? आगे चलेंगे बच्चे। अब आ जाओ, टॉपिक पढ़ा रहा हूं, फोटो पीरियोडिज्म। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आज को आपको एक स्पेशल बात पता चलेगी, सुनेंगे सब। बिल्कुल चैट मत करो, मैं चैट नहीं देखने वाला हूं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिसका नाम फोटो पीरियोडिज्म है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आज आपको एक स्पेशल बात पता चलेगी। स्पेशल बात यह है कि शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट एग्जैक्टली होते क्या हैं, वो आपको पता चलेगी। जैसे मैं आज एक क्वेश्चन से जो टॉपिक आपको मैं इसमें पढ़ाऊंगा, पहले मैं पढ़ाऊंगा व्हाट इज शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट, फ्लावरिंग का मैकेनिज्म क्या है, और एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसमें पीआर पीएफआर आता है, वो मैं बताऊंगा। एनसीईआरटी से बाहर का है वो, हल्का सा, वो मैं बताऊंगा, थोड़ा ज्यादा नहीं है इसमें। आज आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट पता चलने वाली हैं, वो क्या है, फोकस करना। मैं आपसे अगर पूछूं कि एक प्लांट जो है, जिस प्लांट का नाम, कोई प्लांट है आपके पास, इस प्लांट का नाम एक्स है और ये फ्लावर कर रहा है फैब में, फ्लावर इन फैब, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि ये शॉर्ट डे प्लांट है या ये लॉन्ग डे प्लांट है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ये शॉर्ट डे प्लांट है या लॉन्ग डे प्लांट है। या एक और लिख देता हूं मैं, एक प्लांट वाई है, वाई मेरे पास फ्लावर किया है अगस्त में। तो मैं आपसे आज जानना चाह रहा हूं, अगर जिस बच्चे को थोड़ा बहुत भी आइडिया है, तो वो शॉर्ट डे प्लांट है अगस्त में जो फ्लावर कर रहा है, कि लॉन्ग डे प्लांट है। अपनी थोड़ी सी नॉलेज लगाओ। अब मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जल्दी बताओ भाई, जो फैब में फ्लावर कर रहा है वो शॉर्ट डे है लॉन्ग डे है? फ्लावर वाला जो फैब में फ्लावर कर रहा है, शॉर्ट डे लॉन्ग डे? ठीक है। और वाई जो है उसमें लॉन्ग डे शॉर्ट डे, अगस्त वाला? शाबाश, किसी को नहीं आता, चलो आओ, शाबाश, वेरी गुड। जिन जिन बच्चों ने इसको शॉर्ट डे प्लांट लिखा है, ये आंसर गलत है, आंसर सही ये है। जिन जिन बच्चों ने अगस्त वाले को क्या लिखा है भाई, अगस्त वाले को क्या लिखा है, अगस्त वाले को लॉन्ग डे लिखा है, उनका गलत है, ये शॉर्ट डे है। मैं आपको अभी प्रूफ करूंगा एक कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक है? तो इसका मतलब आपको शॉर्ट डे लॉन्ग डे का कॉन्सेप्ट नहीं आता, आज आपको सीखना है, ध्यान से सीखना। और ये मैं बिल्कुल श्योर हूं, मैं कई बार क्या होता है बेटा, टीचर्स के इंटरव्यू वगैरह भी हम लेते हैं तो वहां उनसे पूछते हैं, उनको भी नहीं आता, वो कुछ चीजें हैं इसमें डीप, वो बात करेंगे आज। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जिसका जिसका कट गया वो टॉपिक पढ़ेगा अब, ठीक है? जिसका जिसका पोपट हो गया वो अब टॉपिक पढ़ेगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है? हाँ सुन लो ध्यान से जो क्या बता रहा हूं बेटा। देखो, व्हाट इज फोटो पीरियोडिज्म? सबसे पहला सवाल ये है, व्हाट इज फोटो पीरियोडिज्म? फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। अच्छा, आप चैट मत करो, है ना, चैट मत करो, ठीक है? क्लियर है? अब टॉपिक पढ़ो, ठीक है? ध्यान से सुनो।
व्हाट इज फोटो पीरियोडिज्म? फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है मैं आपसे आज अगर सिंपल बताऊं तो फोटो का मतलब होता है लाइट, पीरियोडिज्म का मतलब होता है पीरियड, पीरियड का मतलब होता है ड्यूरेशन। फोटो लाइट, पीरियड पीरियोडिज्म का मतलब होता है ड्यूरेशन। होता ही है बेटा प्लांट में जो लाइट की ड्यूरेशन है वो बहुत सारे प्रोसेस कंट्रोल करती है। उनमें से एक प्रोसेस फ्लावरिंग है, दूसरा प्रोसेस सीड जर्मिनेशन है, तीसरा प्रोसेस है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट वगैरह की फॉर्मेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, फोटो पीरियोडिज्म का मतलब है, फोटो का मतलब लाइट, पीरियोडिज्म का मतलब ड्यूरेशन। प्लांट के अंदर लाइट की जो ड्यूरेशन है, लाइट की ड्यूरेशन मतलब दिन की ड्यूरेशन कि दिन में कितने घंटे लाइट रहेगी, लाइट की ड्यूरेशन कई प्रोसेस कंट्रोल करती है। उसमें से एक है फ्लावर बनना, दूसरा है मेरे पास सीड की जर्मिनेशन कई बार, और तीसरा हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ आप मतलब प्लांट में लीफ की डेवलपमेंट वगैरह या क्लोरोप्लास्ट की डेवलपमेंट। यहां पर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बेसिकली फ्लावर की डेवलपमेंट को लेकर पढ़ेंगे, लेकिन अपने दिमाग में आपने ये जरूर रखना है कि फोटो पीरियोडिज्म सिर्फ फ्लावर को नहीं रिलेट करते, और भी चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फोटो पीरियोडिज्म को डिफाइन करूं, बेटा मैं कोई चैट नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आप चैट कर रहे हो तो एक मूर्ख बच्चे हो जिसको ये नहीं समझ में आ रहा कि मास्टर पढ़ा रहा है, मेरा पूरा फोकस टीचर की तरफ होना चाहिए। अब इधर ध्यान दो, नहीं तो बेटा पिटाई होनी चाहिए आपकी। यदि आपके पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हो तो एक कंटाप मारना चाहिए कि सुन क्यों नहीं रहा सर की बात, है ना। इधर ध्यान दो, हमने क्या किया है, हम कह रहे हैं व्हाट इज फोटो पीरियोडिज्म। हम ये बोल रहे हैं कि इन एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग डिपेंड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब कितनी देर के लिए लाइट या डार्कनेस मिली। यहां पर मैंने डार्कनेस भी ऐड कर दिया, उसका रीजन देखेंगे। तो व्हाट इज फोटो पीरियोडिज्म? कुछ प्लांट्स में, मेरी बात सुनो, इन सम प्लांट्स कौन से? फ्लावरिंग प्लांट। इन सम फ्लावरिंग प्लांट हमारे पास क्या होता है, जो फ्लावर बनना इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने घंटे की उसे लाइट मिली या कितने घंटे का उसे डार्कनेस मिला। ये क्या डिसाइड करता है कि फ्लावर बनेगा कि नहीं बनेगा या कब बनेगा। इसे फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। तो फोटो पीरियोडिज्म का मतलब हो गया इन एंजियोस्पर्म, और मैं यहां पर सम लिख रहा हूं, इन सम एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग डिपेंड ऑन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब कितनी देर के लिए मुझे एक्सपोजर मिला है, किसका? लाइट का या डार्कनेस का। अब यहां ड्यूरेशन का मतलब होता है बेटा दिन की लंबाई, दिन की लंबाई, डे लेंथ मतलब कितना बड़ा दिन है। मुझे बताओ, डे की लंबाई को ड्यूरेशन कह रहे हैं। तो मुझे बताओ क्या ये चीज, ध्यान सुनेंगे, दिन की लंबाई जो है उसे ड्यूरेशन कह रहे हैं। तो कितनी देर तक उस पर लाइट पड़ी या कितनी देर तक उसको डार्कनेस मिली, इन बात पर फ्लावरिंग डिपेंड करती है। डार्कनेस वाला हम अभी देखेंगे। अब आ जाओ इधर, फोटो पीरियोडिज्म फॉर फ्लावरिंग इज विजिबल इन। सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि फ्लावर सिर्फ एंजियोस्पर्म में होते हैं। इसका आंसर एंजियोस्पर्म होगा। क्यों एंजियोस्पर्म होगा? क्योंकि बाकियों में तो फ्लावर ही नहीं होते, तो नो फ्लावर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एंजियोस्पर्म होगा। अब यह क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि फोटो पीरियोडिज्म इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्योंकि यहां पर हम लिख रहे हैं डे लेंथ का मतलब क्वांटिटी ऑफ लाइट। क्या है? क्वांटिटी मतलब कितनी लाइट मिल रही है, तो क्वांटिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसे क्वालिटेटिव लिखेंगे कि क्वांटिटेटिव लिखेंगे? इसे क्वांटिटेटिव लिखेंगे। तो यहां से मुझे सिर्फ यह समझ में आया कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फूल आना, फ्लावर आना इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने घंटे की उन्हें लाइट मिली। और ये बेसिकली कौन सी रिक्वायरमेंट है? क्वांटिटेटिव। जिस बच्चे को क्वालिटेटिव वर्ड का नहीं मतलब पता, क्वालिटेटिव होता है कि कौन सी वेवलेंथ आ रही है, रेड आ रही है, ग्रीन आ रही है, ब्लू आ रही है, अल्ट्रावायलेट आ रही है, कौन सी वेवलेंथ, दैट इज क्वालिटेटिव। यहां फ्लावरिंग किस बात पे डिपेंड करती है? क्वांटिटेटिव मतलब कितनी क्वांटिटी में लाइट आ रही है। क्लियर हो गई बात? अब यहां आ जाओ, यहां पर मेरे पास क्या है? फोटो पीरियोडिज्म फॉर फ्लावरिंग इज विजिबल इन, किसमें विजिबल होगी? एंजियोस्पर्म में। क्लियर है बेटा? और यहां पर आएगा क्वांटिटेटिव। यहां तक डेफिनेशन समझ आ गई? क्लियर है? ठीक है, हाँ क्लियर है। अब आओ जरा नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो। अब मैं आपको फोटो पीरियोडिज्म थोड़ा समझा रहा हूं, सुन लो ध्यान से, देखो ध्यान से। आप कोई प्लांट का एग्जांपल लो। आपके पास ये सीड है, यहां देखो सीड जर्मिनेट कर गया है।
सीड जर्मिनेट करने के बाद उसने ग्रोथ करी है और ग्रोथ करके इसने मैच्योर प्लांट बना लिया है। ध्यान से सुनना, मैच्योर प्लांट बना लिया है। अब यहां पर इस पूरे चेंज को हम प्लांट का वेजिटेटिव फेज कहते हैं। नाउ व्हाट इज वेजिटेटिव फेज? हर एक प्लांट जब सीड जर्मिनेशन से लेकर मैच्योर प्लांट बनने तक के फेज को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज। और जब उसमें ये बड आ जाती है, देख रहे हो ये फ्लावर की बड है बेटा, अभी फ्लावर बना नहीं है, ये फ्लावर की बड है और ये मेरे पास फिर फ्लावर आ गया। तो जब उसमें फ्लावर की बड या फ्लावर आए तो उसे हम उसका कौन सा फेज कहते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि आपके पास प्लांट में दो फेज होते हैं, दो फेज होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव फेज और एक हमारे पास क्या होता है बेटा? रिप्रोडक्टिव फेज। समझो पहले इसे, दो तरह के फेज होते हैं। अब मैं आपको यह समझा रहा हूं, क्या सभी प्लांट में फोटो पीरियोडिज्म का इफेक्ट होता है? फ्लावरिंग प्लांट में नहीं। कैसे होता है वो देखो। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि सीड जर्मिनेशन से लेकर मैच्योर प्लांट बन गया, जिसको लिखना था लिख लेना, इसको जिसको लिखना था ये लिख लेना कि मेरे पास सीड से लेकर मैच्योर प्लांट कौन सा फेज? वेजिटेटिव फेज। और जब फ्लावर वगैरह बनेगा उसे कौन सा फेज कहेंगे? फ्लावर और फ्रूट बनेगा तो उसे रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे। फ्लावर एंड फ्रूट बना। अब मेरी बात ध्यान से देखेंगे, यहां आ जाओ। मैंने यहां पर लिखा कि देखो भाई ये वेजिटेटिव फेज है। ध्यान से सुनना बेटा, वेजिटेटिव फेज है। अगर प्लांट वेजिटेटिव फेज कंप्लीट करता है और अगर वो डायरेक्टली फ्लावर कर जाए, मतलब मेरा है कि आपने एक सीड बोया, उसमें से प्लांट निकला, उसकी एक अपनी सफिशिएंट हाइट हुई, ग्रोथ हो गई, अब वो फ्लावर कर गया। उसे फर्क नहीं पड़ रहा कितना बड़ा दिन है कितना छोटा दिन है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब यह हो गया उस प्लांट को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फोटो पीरियड को लेके, उसे तो खाली फोटोसिंथेसिस करके अपनी वेजिटेटिव फेज कंप्लीट करी और फ्लावर कर गया। ऐसे प्लांट को जो डायरेक्टली फ्लावर करता है उसको हम डीएनपी कहते हैं। डीएनपी का मतलब होता है डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट, आप समझ रहे हो डे न्यूट्रल प्लांट क्या है? डे न्यूट्रल प्लांट वो है जो क्या करेगा? दे फ्लावर। वो कब फ्लावर करेंगे? दे फ्लावर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेजिटेटिव फेज। कंप्लीशन ऑफ वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज कंप्लीट होने पर वो फ्लावर कर जाएंगे। दूसरा, फ्लावरिंग नॉट डिपेंड ऑन फोटो पीरियड। फ्लावरिंग नॉट डिपेंड ऑन फोटो पीरियड। वो किस पे डिपेंड नहीं करेगी? फोटो पीरियड पर डिपेंड नहीं करेगी। इन्हें हमने क्या बोला? डे न्यूट्रल प्लांट। दूसरे प्लांट वो होते हैं जिनका वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हो जाए और वो वेट करते हैं। भाई देखो, वेजिटेटिव फेज कंप्लीट होने का मतलब उसमें 10, 15, 20 लीफ आ जाए और वो वेट करते हैं बेटा, वेट करते हैं कि अभी दिन की लंबाई कितनी है। उन्हें क्या होगा? उनमें फ्लावरिंग डिपेंड करती है किस पे? डे लेंथ पे। फ्लावरिंग डिपेंड ऑन डे लेंथ, डिपेंड ऑन डे लेंथ, डे की लंबाई पर डिपेंड करती है। उन्हें हम क्या नाम देते हैं? उन्हें हम नाम देते हैं एसडीपी। देखो क्या नाम देते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं एसडीपी और एलडीपी। एसडीपी इज शॉर्ट डे प्लांट और एलडीपी इज लॉन्ग डे प्लांट। तो आज आपने क्या सीखा? सबसे पहली बात आपने सीखा बेटा, आपने ये सीखा कि हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट दो तरह के होते हैं जिनमें फ्लावर आता है। एक जो वेजिटेटिव फेज कंप्लीट करके डायरेक्टली फ्लावर करते हैं, दूसरा जो वेजिटेटिव फेज कंप्लीट करके वेट करते हैं कि उनको वो डे लेंथ मिले उतना बड़ा, उसके बाद फ्लावर करते हैं। इनको हम कहते हैं शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट और इनको हम कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। तो इनको हम साल में कभी भी उगा लेते हैं जब कंडीशन ठीक होती है, ये ग्रो करते हैं और उसके बाद इनमें फ्लावर आ जाता है। इनमें थोड़ी सी ग्रोथ हो जाती है ठीक ठाक और अगर डे लेंथ मिल जाती है तो ये फ्लावर कर जाते हैं। तो इनको बोने का पर्टिकुलर सीजन होना चाहिए ना, इनको हम ऐसा नहीं होगा रैंडमली कभी भी ग्रो कर देंगे, हम इनको ग्रो करेंगे कि जब उसको वो डे लेंथ मिले। तो शॉर्ट डे प्लांट लॉन्ग डे प्लांट वो है जिनका वेजिटेटिव फेज कंप्लीट होकर फ्लावर करेगा और इसमें क्या होगा?
वेजिटेटिव फेज कंप्लीट होने का मतलब मैच्योर प्लांट बनते ही वो अपना टाइम से अपना फ्लावर करेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता दिन कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो इसका मतलब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी है ऐसी। क्या यहां तक क्लियर है? क्लियर है बेटा इसमें? क्लियर? जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, यहां तक कोई पॉइंट आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आसान सी बात है। अब यहां से हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो बेटा। आपको वो सारी बात मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि वो शॉर्ट डे क्यों था, लॉन्ग डे क्यों था, यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, रिपीट वाले घर चले जाओ, अब इससे ज्यादा स्लो नहीं पढ़ा सकता मैं। इधर देखो ध्यान से। टाइप ऑफ प्लांट बेटा बिल्कुल आप सुन नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो बिल्कुल भी। आपको ये नहीं पता वेजिटेटिव फेज क्या होता है, मतलब ग्रोथ पूरी हुई, ठीक है, ग्रोथ पूरी हुई, अपना फ्लावर कर गया, ठीक है, दैट इज डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट मतलब न्यूट्रल है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा। और शॉर्ट डे और लॉन्ग डे, तो इसका मतलब आपने क्या पढ़ा है? एक पढ़ा है डीएनपी, डे न्यूट्रल प्लांट। बता रहा हूं दोबारा से, देख लो। तो फ्लावरिंग नॉट डिपेंड ऑन डे लेंथ, इसमें क्या है? फ्लावरिंग नॉट डिपेंड ऑन डे लेंथ। ध्यान से फोकस करो बेटा, ये डे लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा यहां आ जाओ जल्दी से। एसडीपी और एलडीपी क्या होता है? देखो शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है? शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है बेटा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, दे फ्लावर व्हेन दिन की लंबाई डे लेंथ इज लेस देन क्रिटिकल डे लेंथ। ये बड़ा खतरनाक वर्ड आ गया, क्रिटिकल डे लेंथ। समझ लो ध्यान से, ये तब फ्लावर करेंगे जब दिन की लंबाई एक पर्टिकुलर डे लेंथ होती है उससे कम हो, इन्हें शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। लॉन्ग डे प्लांट कौन से होते हैं? दे फ्लावर व्हेन डे लेंथ इज मोर देन क्रिटिकल डे लेंथ। अब ये क्रिटिकल डे लेंथ क्या है, इसको समझना है पहले तो मुझे, तब मुझे शॉर्ट डे और लॉन्ग डे समझ आ जाएगा। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब छोटा दिन नहीं होता, शॉर्ट डे प्लांट का मतलब होता है वो फ्लावर करेगा क्रिटिकल डे लेंथ जो है उससे कम। अब ये क्रिटिकल डे लेंथ क्या है ये समझो ध्यान से। देखो मान लो ये प्लांट जो है, ये पर्टिकुलर प्लांट है जो मैं मान लेता हूं मस्टर्ड का, सरसों का पौधा है, ये सरसों का पौधा है। इसके लिए मैंने क्रिटिकल डे लेंथ रख दी है 12 घंटे। मान लो ये प्लांट वाइज अलग अलग होती है। ये मान लो ये दूसरा जो है ये मैंगो का प्लांट है, इसके लिए क्रिटिकल डे लेंथ मैंने 10 घंटे रख दी है। अगर ये दोनों शॉर्ट डे प्लांट है या लॉन्ग डे प्लांट है, मान लेते हैं मस्टर्ड मेरे पास लॉन्ग डे प्लांट है, मैंने उसकी क्रिटिकल डे लेंथ रख दी है 12 घंटे। इसका मतलब जब दिन 12 घंटे से ज्यादा होगा तब वो फ्लावर करेगा। और अगर मस्टर्ड प्लांट शॉर्ट डे प्लांट है और उसकी क्रिटिकल डे लेंथ 12 घंटे की है, तो वो 12 घंटे से कम के दिन टाइम में फ्लावर करेगा। सिंपल ये समझना आपने कि डे न्यूट्रल तो डायरेक्ट फ्लावर करता है। शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट की डेफिनेशन क्या है पहले दिमाग में बिठाओ। शॉर्ट डे प्लांट तब फ्लावर करता है जब दिन की लंबाई एक पर्टिकुलर टाइम होता है हर प्लांट का अलग अलग, जिसे हम क्रिटिकल डे लेंथ कहते हैं, उससे ज्यादा, मतलब उससे शॉर्ट डे वाला में उससे कम हो, लॉन्ग डे में उससे ज्यादा हो। मेरी बात सुनना ध्यान से, ऐसा समझो इसे। मान लो आपको कहा जा रहा है आप लॉन्ग डे प्लांट हो और आपके लिए सोने का टाइम मतलब नींद का टाइम 8 घंटे रखा गया है। तो 8 घंटे क्या होगा, आप 8 घंटे से ज्यादा नहीं सो सकते हो, तो आपको 7 घंटे में उठा दें, 6 घंटे में उठा दें। तो शॉर्ट डे प्लांट का मतलब है, मान लो आपकी क्रिटिकल डे लेंथ 8 घंटे रख दी है। क्या रख दी है? 8 घंटे रख दी है। तो 8 से कम में आपको उठा सकते हैं, ऐसे ही सोने से उठा देंगे। तो ऐसे ही हम यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो शॉर्ट डे प्लांट है उसकी स्पीशीज वाइज अपनी क्रिटिकल डे लेंथ होती है, हर प्लांट की अलग अलग होती है शॉर्ट डे की, और ऐसे ही लॉन्ग डे की होती है। तो जो शॉर्ट डे की क्रिटिकल डे लेंथ है वो उससे कम में फ्लावर करेगा, और लॉन्ग डे प्लांट जो है क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा में फ्लावर करता है। तो इसे इसके हिसाब से नाम देते हैं। हमें सबसे पहले क्रिटिकल डे लेंथ को समझना है और थोड़े से क्वेश्चंस जैसे करके ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। क्लियर है?
क्लियर? ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से फोकस करो। ये देखो मैं आपको कह रहा हूं व्हाट इज क्रिटिकल डे लेंथ। देखो मैंने बेटा आप एक चीज समझे ध्यान से, व्हाट इज क्रिटिकल डे लेंथ, इसको मुझे समझना है। सबसे पहले देखो मैं आपको कैसे एग्जांपल दे रहा हूं। आपके पास एक प्लांट ए है जिसकी सीडीएल का मतलब समझ लो, सीडीएल का मतलब फुल फॉर्म है क्रिटिकल डे लेंथ। क्रिटिकल डे लेंथ, गड़बड़ नहीं करना। सीडीएल का क्या है देखो, आपको ऐसे समझ आ जाएगी। देखो मान लो आपके पास एक प्लांट ए है जो कि शॉर्ट डे प्लांट है, उसकी क्रिटिकल डे लेंथ दे रखी है 10 घंटे। तो ये कब फ्लावर करेगा? फ्लावर व्हेन डे लेंथ इज लेस देन 10 आवर। लेस देन 10 आवर क्यों लिखा है बेटा? वाई इट इज लेस देन? बिकॉज ये शॉर्ट डे है, लेस देन 10 आवर। अब मान लो मैंने आपको लिखा है लॉन्ग डे प्लांट है प्लांट बी, उसकी क्रिटिकल डे लेंथ 10 आवर है। तो इसका मतलब ये फ्लावर करेगा कब? फ्लावर व्हेन डे लेंथ इज मोर देन 10 आवर। मोर देन 10 आवर, इसका मतलब यह कह रहा हूं मैं कि अगर दिन की लंबाई 10 घंटे से छोटी होगी, 8.5 घंटे, 9 घंटे, ये फ्लावर कर जाएगा। और प्लांट भी कब फ्लावर करेगा? जब दिन की लंबाई मोर देन 10 आवर होगी। ये बात समझ में आई? तो क्रिटिकल डे लेंथ क्या होती है? एक ड्यूरेशन होती है जिससे कोई प्लांट कम या ज्यादा पे फ्लावर करता है और डिपेंड करता है वो लॉन्ग डे शॉर्ट डे है। और ये क्रिटिकल डे लेंथ प्लांट वाइज अलग अलग होती है, हर एक प्लांट की अपनी खुद की होती है क्रिटिकल डे लेंथ। क्या ये बात समझ में आई? क्रिटिकल डे लेंथ क्या होती है? क्रिटिकल डे लेंथ प्लांट पे डिपेंड करती है। क्रिटिकल डे लेंथ हर प्लांट की अपनी खुद की होती है। दूसरा क्या होता है, शॉर्ट डे उससे कम में फ्लावर करता है और लॉन्ग डे उससे ज्यादा में फ्लावर करता है। क्लियर है? लेस देन 10 आवर मतलब 8 आवर, 9 आवर, कुछ भी हम ऐसे लिख सकते हैं। मोर देन मतलब 11 आवर, 12 आवर, मैं कुछ भी लिख सकता हूं ऐसे। ठीक है, तो जैसे हम अगर क्वेश्चन करें इसका, देखो जरा क्वेश्चन करते हैं। एक प्लांट दे रखा है एक्स, उसकी क्रिटिकल डे लेंथ दे रखी है 11 घंटे एंड इट इज एसडीपी। ये सारे पॉइंट देखो, सबसे पहले क्रिटिकल डे लेंथ 11 घंटे, वो एसडीपी है, शॉर्ट डे प्लांट है। इट फ्लावर इन, बताओ ऑप्शन जल्दी से, कब फ्लावर करेगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो। डी लगा दे, जल्दी बताओ, डी लगा दे। तो आपको सबसे पहले यह समझ में आ गया क्रिटिकल डे लेंथ क्या होता है, ये प्लांट वाइज अलग अलग होता है। दूसरा, शॉर्ट डे उससे कम में फ्लावर करता है, लॉन्ग डे उससे ज्यादा में। तो हमने डी लगा दिया क्योंकि ये लेस देन 11 है, लेस देन 11 है। क्या हम 11 लगा सकते हैं? नहीं, लेस देन चाहिए मुझे। ठीक है, मुझे लेस देन चाहिए। बढ़िया, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे देखो जरा। इफ प्लांट वाई हैव क्रिटिकल डे लेंथ इज 12 आवर, क्रिटिकल डे लेंथ दे रखी है 12 आवर, देन इट इज फ्लावर। अभी बताया नहीं है शॉर्ट डे लॉन्ग डे है। ये कब फ्लावर करेगा बताओ जल्दी से? मोर देन 12 आवर इफ इट इज लॉन्ग डे प्लांट, लेस देन 12 आवर इफ इट इज शॉर्ट डे प्लांट। कंप्लीशन ऑफ वेजिटेटिव फेज फॉलोड बाय क्वांटिटेटिव एक्सपोजर ऑफ लाइट और ऑल। बताओ क्या आएगा? डी ऑल आएगा ना। देख रहे हो, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब ड्यूरेशन। और कब आएगा? वेजिटेटिव फेज। देखो भाई, लेस देन 12 आवर्स शॉर्ट डे में, ये सही है, ये भी ठीक है, और ऑल आएगा। समझ आ गया? क्लियर है बेटा? क्लियर, क्लियर, बढ़िया, क्लियर हो गया ये। क्लियर? हाँ क्लियर। आगे देखो जल्दी से, आगे देखो बेटा। अब देखो, अब मैं आपको अगर सिंपल बोलूं, प्लांट एक्स क्रिटिकल डे लेंथ 10 घंटे है, तो मैं इसको 9 आवर में फ्लावर करा सकता हूं। प्लांट वाई क्रिटिकल डे लेंथ 11 घंटे है, शॉर्ट डे है, मैं 10 घंटे में फ्लावर करा सकता हूं। प्लांट जेड क्रिटिकल डे लेंथ 13 घंटे है, शॉर्ट डे है, तो मैं इसको 12 घंटे में फ्लावर करा सकता हूं, 12.5 में। प्लांट के क्रिटिकल डे लेंथ 11 घंटे लॉन्ग डे है, तो मैं इसको 12 घंटे में फ्लावर करा सकता हूं। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आपको समझनी है, ध्यान से समझ लो बेटा।
दो इंपॉर्टेंट, ये रैंडम लिखा है मैंने, दिस इज रैंडम। दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो समझनी है। क्रिटिकल डे लेंथ डिपेंड ऑन प्लांट स्पीशीज। किस पे डिपेंड करती है? प्लांट स्पीशीज पे। अच्छा, मुझे एक चीज आपको यहां समझानी है, ऐसा कभी नहीं होता कि लॉन्ग डे है उसकी क्रिटिकल डे लेंथ हमेशा 12 से बड़ी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। या शॉर्ट डे है तो उसकी क्रिटिकल डे लेंथ 12 से छोटी, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे मान लो मैंने ये शॉर्ट डे लिखा है, इसकी क्रिटिकल डे लेंथ 13 घंटे लिखी है, तो ये शॉर्ट डे हो सकता है क्योंकि क्रिटिकल डे लेंथ 13 घंटे लिखी है, तो वो 12 घंटे में फ्लावर कर सकता है। मान लो एक प्लांट 13 घंटे में फ्लावर कर रहा है और मैं कह रहा हूं उसकी वो शॉर्ट डे है, तो उसकी क्रिटिकल डे लेंथ 13 से ज्यादा होगी ना। ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें हम ये कहें कि लॉन्ग डे की क्रिटिकल डे लेंथ जो होगी वो मान लो 12 से बड़ी होनी चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। इफ क्रिटिकल डे लेंथ ऑफ एसडीपी इज ऑलवेज लेस देन क्रिटिकल इज, सवाल पूछा गया आपसे, यस और नो बताओ। इज क्रिटिकल डे लेंथ ऑफ एसडीपी इज ऑलवेज लेस देन क्रिटिकल डे लेंथ ऑफ एलडीपी? नो, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई कि क्रिटिकल डे लेंथ प्लांट पर डिपेंड करती है, वो कितनी ज्यादा भी और कितनी कम भी हो सकती है। शॉर्ट डे में उससे कम में फ्लावर होगा, लॉन्ग डे में उससे ज्यादा में फ्लावर होगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए आगे आते हैं जरा, अगला कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ जो तुम्हें रियल चीज समझानी थी। हां, इफ टू प्लांट, ध्यान सुनेंगे, इफ टू प्लांट, एक प्लांट एक्स है और एक प्लांट वाई है, वो एसडीपी है और ये एलडीपी है, दोनों की क्रिटिकल डे लेंथ 12 आवर है, दोनों की क्रिटिकल डे लेंथ 12 आवर है। क्या दोनों सेम टाइम में फ्लावर करेंगे? यस और नो बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। जल्दी। नो, एक लेस देन पे करेगा, एक मोर देन पे करेगा, तो हमारा आंसर है नो। मैं चाह रहा हूं आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। इसका आंसर बताओ। क्या किसी को दो आंसर दिख रहे हैं या किसी को एक आंसर दिख रहा है? इसको आज एक्सप्लेन करते हैं बढ़िया से, जल्दी करो, फास्ट। हां, ध्यान से देखो बेटा, क्या आपको इसके दो आंसर दिख रहे हैं किसी को? इफ एसडीपी दे रखा है, उसकी क्रिटिकल डे लेंथ कितनी दे रखी है? 11 आवर दे रखी है, देन इट फ्लावर व्हेन डे लेंथ इज, बताओ जल्दी, डे लेंथ इज, जल्दी बताओ, ए और बी दोनों, इनमें से कौन सा आंसर आएगा? चलो चेक करते हैं। अब यहां से आपका मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है फोटो पीरियोडिज्म का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आंसर गलत क्यों दे रहे हो आप। देखो अब ध्यान से देखना, आप आंसर गलत क्यों दे रहे हो। मेन कॉन्सेप्ट देखो। अब मेन कॉन्सेप्ट जो बच्चा बहुत ध्यान से सुनेगा उसको समझ आएगा। सबसे पहले आपसे मैं आज पूछूं, आप मुझे बताना, सोच के बताना, साल में सबसे छोटा दिन कब होता है? मुझे बताओ, साल में सबसे छोटा दिन कब होता है? मुझे बताओ। स्मॉलेस्ट डे कब होता है? अगर मैं आपसे पूछूं, भाई मेरे पास अगर मैं आपसे कहूं सबसे छोटा दिन दिसंबर मान लेते हैं, दिसंबर 21, 22, 23 मान लेते हैं, चलो 23, ये मेरे पास स्मॉलेस्ट डे होता है, स्मॉलेस्ट डे होता है। और मेरे पास मान लेते हैं जून, 21 जून मेरे पास लॉन्गेस्ट डे होता है। पहले दो छोटे और बड़े दिन समझ लो, फिर आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले साल के, बेटा ये कॉन्सेप्ट अगर आप चैट करोगे समझ नहीं आएगा, सुनो ध्यान से। साल के सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन को पकड़ लो पहले। दिसंबर जो है, दिसंबर 21, 22, 23 सबसे छोटा दिन होता है हमारे इंडिया की, अगर हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। और सबसे बड़ा दिन जो होता है वो जून में होता है। सिंपल समझना इसे। मैं आपको ये बोल रहा हूं बेटा, शॉर्ट डे प्लांट का मतलब छोटा दिन नहीं होता, शॉर्ट डे प्लांट का मतलब घटता हुआ दिन होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं और इसको अपने दिमाग में बिठाना शुरू करो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब छोटा दिन नहीं होता, शॉर्ट डे प्लांट का मतलब घटता हुआ दिन होता है। क्या मतलब हुआ सर इस बात का? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला एक शॉर्ट डे प्लांट है जिसकी क्रिटिकल डे लेंथ 11 घंटे है, 11 घंटे है, और मैं कह रहा हूं वो शॉर्ट डे प्लांट है,
तो मुझे बताओ कि जब आप समर समझते हो, समर मतलब जून से आप जब दिसंबर की तरफ जाओगे कि दिन की लंबाई घटेगी नहीं घटेगी, मुझे सोच के बताना। इधर देखो, मैंने यहां समर लिखा है, समर का मतलब मैंने यहां जून लिखा है और मैंने यहां लिखा है दिसंबर। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं अगर एरो इधर जा रहा हूं तो मेरे पास यहां पर दिन की लंबाई डे लेंथ घटती है, डे लेंथ क्या होती है, घटती है। और मैं अगर इधर जा रहा हूं तो डे लेंथ बढ़ती है, दिन की लंबाई बढ़ती है। और मैं आपको यह समझा रहा हूं कि जब समर से विंटर की तरफ जाऊंगा तो मेरे पास शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करेगा। कौन फ्लावर करेगा? शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करेगा। और लॉन्ग डे प्लांट तब फ्लावर करेगा जब हमारे पास दिन की लंबाई बढ़ रही है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने आपको बोला एक प्लांट एक्स है, ध्यान से सुनना बेटा, एक प्लांट एक्स है जिसकी क्रिटिकल डे लेंथ दे रखी है 10 घंटे की और वो शॉर्ट डे प्लांट है। वो क्या है? शॉर्ट डे प्लांट है। और मैंने स्टार्ट किया, मान लो मैंने स्टार्ट किया समर से। मुझे बताओ समर में आज दिन की लंबाई 16 घंटे की है, धीरे धीरे दिन की लंबाई घट रही है, ऐसे धीरे धीरे दिन की लंबाई घट रही है। शॉर्ट डे प्लांट दे रखा है, क्रिटिकल डे लेंथ 10 घंटे दे रखी है। एक दिन आएगा जब दिन की लंबाई 10 घंटे होगी। जैसे ही वो दिन आएगा उसके बाद अगले सारे दिन 10 घंटे से छोटे आएंगे। ये समझ पा रहे हो? मेरे पास समर से विंटर दिन की लंबाई घट रही है। मैं ये कह रहा हूं कि एक शॉर्ट डे प्लांट है जिसकी क्रिटिकल डे लेंथ 10 घंटे है। अब दिन की लंबाई घट रही है धीरे धीरे, तो जिस दिन दिन 10 घंटे का आएगा उस दिन के सारे दिन, उसके बाद के सारे दिन 10 से छोटे आएंगे। इसका मतलब ये प्लांट एक्स यहां कहीं फ्लावर करेगा। तो 10 घंटे के बाद अगला दिन हो सकता है 9 घंटे 55 मिनट का हो दिन की लंबाई। तो धीरे धीरे दिन की लंबाई घट रही है, अब वो कभी भी फ्लावर कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट का मतलब छोटा दिन नहीं होता, घटता हुआ दिन होता है। लॉन्ग डे प्लांट का मतलब बड़ा दिन नहीं होता, बढ़ता हुआ दिन होता है। इसीलिए हमेशा याद रखो कॉन्सेप्ट, रियल कॉन्सेप्ट ये है कि शॉर्ट डे प्लांट का मतलब है घटता हुआ दिन। वो हमेशा घटते हुए दिन पे फ्लावर करेगा, मतलब दिन की लंबाई घट रही है। लॉन्ग डे प्लांट हमेशा बढ़ते हुए दिन की तरफ फ्लावर करेगा। तो सबसे छोटा दिन कब आता है? यहां। तो यहां लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर करेगा। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में कि फरवरी में बताओ मुझे दिन की लंबाई बढ़ रही है कि घट रही है? आप सोच के बताओ। तो फरवरी वो टाइम है जब दिन की लंबाई अब धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उसमें चाहे कोई भी प्लांट फ्लावर करे उसे लॉन्ग डे बोलेंगे, क्योंकि वो बढ़ते हुए दिन पे फ्लावर कर रहा है। और यहां पर अगस्त आएगा तो घटते हुए दिन पे फ्लावर कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा दिन जून में आता है। अब जरा देखो, मेरी बात सुनो, 10 घंटे के बाद सीधे 9.5 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, ये इसमें कभी भी फ्लावर कर सकता है। समझ रहे हो इस बात को? तो 10 घंटे से छोटा दिन देखो, आप हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज शॉर्ट डे प्लांट? इट फ्लावर लेस देन 10 आवर। तो इसके बाद के सारे दिन 10 से छोटे हैं। अब मान लो आपके पास एक प्लांट वाई है, प्लांट वाई है, उसकी क्रिटिकल डे लेंथ मैंने 10 घंटे दे दी और वो लॉन्ग डे प्लांट है। तो मुझे बताना, जरा ध्यान से सुनना, विंटर एक टाइम आएगा जब दिन की लंबाई 8 घंटे का होगा, बाकी दिन अंधेरा रहे, बाकी टाइम अंधेरा रहता है। अब दिन की लंबाई आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो। एक टाइम आएगा जब दिन 10 घंटे का होगा। अगर ये लॉन्ग डे प्लांट है तो 10 घंटे के कभी भी बाद वो फ्लावर कर जाएगा। तो इसका यह मतलब हुआ कि जब मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिया था, जब मैंने फोटो पीरियोडिज्म का क्वेश्चन दिया था, तो मैंने कहा था कि फैब में फ्लावर कौन करेगा? लॉन्ग डे, क्योंकि दिन की लंबाई बढ़ रही है। और मैंने अगस्त की बात करी थी, तो कौन करेगा? शॉर्ट डे। अब अपना बर्थडे सोचो और सोचो आप कौन से प्लांट में आओगे, लॉन्ग डे या शॉर्ट डे, आपको पता चल जाएगा। समझ आ गया? क्लियर है? ये है कॉन्सेप्ट, रियल कॉन्सेप्ट ये है कि घटता हुआ दिन और बढ़ता हुआ दिन, शॉर्ट डे लॉन्ग डे का रियल मतलब ये होता है बेटा। क्लियर? अब एक बच्चा मुझसे पूछ रहा रोज कैसा? बेटा मुझे क्या पता क्या कौन कैसा, तुझे क्या करना है उससे? तुझे तो यही करना है कि शॉर्ट डे और लॉन्ग डे का मतलब समझना। तो इंडिविजुअल प्लांट मेरे से पूछेगा तो मैं कैसे बताऊंगा? बता। क्लियर? ये बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है और मुझे बहुत पसंद है। एसडीपी नॉट रिक्वायर शॉर्ट डे बट इट रिक्वायर डिक्रीजिंग डे लेंथ। देख रहे हो कॉन्सेप्ट? डिक्रीजिंग डे लेंथ,
एलडीपी नॉट रिक्वायर लॉन्ग डे बट रिक्वायर इंक्रीजिंग डे लेंथ। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, एक दो, है ना? बहुत बढ़िया, क्लियर। एक पूछ रहा है सर मई में क्या होगा, जून से पहले आता है मई, दिन की लंबाई बढ़ रही है, मई में लॉन्ग डे होगा। क्लियर है? हां ठीक है। कुछ बच्चे जो 21 दिसंबर होंगे तो उनका तो बेटा पता ही नहीं कौन सा है ना, छोड़ो जान दो, उतना क्लोज नहीं बात करेंगे। यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। आपको मेरे पास ये समर लिख देता हूं, समर लिख देता हूं, और मैं यहां विंटर लिख रहा हूं। मुझे बताना है कि कौन पहले प्लांट फ्लावर करेगा। प्लांट का सीक्वेंस बताओ फ्लावरिंग का। क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, सीक्वेंस ऑफ फ्लावरिंग बताना। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि प्लांट एक्स की क्रिटिकल डे लेंथ 12 घंटे दे रखी है, प्लांट वाई की क्रिटिकल डे लेंथ 11 घंटे दे रखी है, प्लांट जेड की क्रिटिकल डे लेंथ 10 घंटे दे रखी है, और मैं स्टार्ट कर रहा हूं विंटर से। तो विंटर से समर की तरफ और फिर समर से विंटर। यहां एलडीपी फ्लावर करेगा भाई, एलडीपी, और यहां कौन करेगा, एसडीपी फ्लावर करेगा। मैंने विंटर से स्टार्ट किया है, तो मुझे बताओ कौन सबसे पहले फ्लावर करेगा। सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले वाई करेगा, वाई करेगा, आप खुद देखो, क्योंकि मैंने विंटर से स्टार्ट किया है तो मैं ऐसे जा रहा हूं। एलडीपी कौन है इसमें, वाई है। उसके बाद आ जाओ एक्स और जेड में चेक करो। अब देखो समर में पहुंच गए, दिन की लंबाई घट रही है आपके पास, तो मुझे बताओ पहले 12 का दिन आएगा कि 10 का आएगा। जब दिन की लंबाई घट रही है, दिन छोटा हो रहा है, तो पहले 12 वाला आएगा, तो फिर वाई के बाद एक्स आएगा, और फिर मेरे पास जेड आएगा। यह सीक्वेंस है। एक लिख रहा है जेड कैसे आ गया बेटे, बेटा देख इधर देख, विंटर से स्टार्ट कर रहे हैं तो विंटर से समर की तरफ जा रहे हैं, दिन की लंबाई बढ़ रही ना, तो एलडीपी होगा। सबसे पहले एलडीपी लिखो, वाई आ गया। उसके बाद समर से विंटर आओ, अब एसडीपी होंगे। अब तुम्हारे पास दो एसडीपी हैं, इन दोनों में से देखो जब दिन घट रहा होगा तो पहले 12 आएगा। देखो बेटा डिक्रीज हो रही है ना डे लेंथ, डे लेंथ डिक्रीज हो रही है। पहले कौन सा दिन आएगा, पहले 12 आएगा 10 आएगा, पहले 12 आएगा, तो पहले बेटा 12 आएगा फिर 10 आएगा ना, तो 12 वाला कौन है, एक्स और जेड। अरे आ गया समझ, समझ आया नहीं आया, समझ से ज्यादा मजा आया। आ जाओ इसको भी देख लेते हैं एक जरा। समर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन सेकंड है। यहां लिख देता हूं समर, यहां लिखता हूं विंटर। इस वाले को करो, देखें। समर से स्टार्ट कर रहे हैं, समर से विंटर। समर से विंटर मुझे एसडीपी चाहिए पहले। समर से विंटर मतलब यहां एसडीपी करेगा और यहां क्या करेगा, एलडीपी करेगा। बनाओ बेटा, ये ऐसा मुश्किल क्वेश्चन तो कभी नीट में आएगा ही नहीं, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट बहुत शानदार कर देगा, आपको सोचने का तरीका दे देगा टॉपिक को। समर से विंटर जा रहे हैं, बताओ भाई कौन करेगा। समर से विंटर पहले जेड, अब दोनों एलडीपी आ गए, फिर विंटर से समर जाओगे। दिन बढ़ रहा है, दिन घट रहा है, विंटर से समर क्या हो रहा है, दिन बढ़ रहा है। हाँ दिन बढ़ रहा है, दिन बढ़ रहा है। पहले कौन सा आएगा, 10 आएगा, वाई आएगा, 10 पहले आएगा ना भाई, फिर मेरे पास क्या आएगा, 14 आएगा। जेड वाई एक्स, शाबाश। जिन बच्चों का सही है, एकदम चीते टाइप के बच्चे हैं, बहुत बढ़िया, उनको समझ आ गया टॉपिक और उनको मजा भी आ गया। हाँ ये है कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट मैं एक्चुअल में टीचर से या किसी भी बच्चे से जब बात करता हूं, ऐसे क्लास में बहुत अच्छे बच्चे भी मिल जाते हैं, मैं कहते हैं सर हम लोग इस बड़ी कोचिंग के टॉप बच्चे हैं, हमें सब आता है, तो मैं सीधे उससे पूछता हूं मुझे बता तू जरा कि अच्छा यहां से एक बात और समझ में आ गई, फ्लावरिंग नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। देख लो इस चीज को समझ लो, फ्लावरिंग जो है इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही टेम्परेचर पे, फ्लावरिंग नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डे लेंथ पर डिपेंड करती है। तो उन बच्चों को सबसे पहला सवाल तो उसका बर्थडे पूछते हैं, और पूछते हैं बता भाई इस दिन फ्लावर करेगा, शॉर्ट डे है लॉन्ग डे है ना, तो मजा आ जाता है उसको। ठीक है, क्लियर, हाँ सही है। तो फिर वो उसको चक्कर आते हैं, कहते हैं नहीं सर ये तो नहीं पढ़ा हमने, कोई बात नहीं बेटा हम पढ़ाएंगे, आ जाए आगे आ जाओ। लॉन्ग डे प्लांट आ जाओ भाई। अब एक नया कॉन्सेप्ट ऐड कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से सुनेंगे बेटा, एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर ऐड कर रहे हैं जो बच्चों को अब आ गया समझ, तो मजा आ गया। अब आगे देखो क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना बच्चे, टॉप कुछ नहीं होता, गिवन डे पे आपकी परफॉर्मेंस टॉप होनी चाहिए, बस
टॉपर वगैरह मैंने कभी आज तक ऐसा सोचा ही नहीं था। मैं तो ये पता है कि हम भी बहुत वीक टाइप के स्टूडेंट थे, पढ़ पढ़ के हम पढ़ा रहे हैं और अब कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो टॉपर जैसा कुछ होता नहीं है। देयर इज नथिंग विच इज इनहेरिटेबल, एवरीथिंग इज एक्वायर्ड। सब कुछ एक्वायर करना पड़ेगा। इट इज बेस्ट थिंग जो स्टडीज के साथ होती है। क्लियर? आईक्यू वगैरह एक अलग चीज है, वो थोड़ा बहुत मैटर करती है। मेडिकल स्टडीज में एवरीथिंग इज एक्वायर्ड, नथिंग इज इनहेरिटेबल जो आपको मिलेगा। आपको सब कुछ एक्वायर करना पड़ता है, ये बेस्ट चीज होती है। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, ध्यान से देखो भाई। लॉन्ग डे प्लांट, देखो आप हमेशा याद रखना, लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट नाइट प्लांट भी कहते हैं। देखो फॉर एग्जांपल एक लॉन्ग डे प्लांट है, उसकी क्रिटिकल डे लेंथ 13 घंटे है, तो वो कब फ्लावर करेगा? व्हेन क्या होगा? डे लेंथ मोर देन 13 आवर होगी, मोर देन 13 आवर होगी। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट नाइट प्लांट भी कहते हैं। तो मैं इसको कैसे दिखाता हूं आपको, ये देखो जरा। टोटल 24 आवर का दिन होता है, उसमें से 13 माइनस कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? क्रिटिकल डार्कनेस पीरियड आ जाएगा। क्रिटिकल डार्कनेस क्या आ जाएगा? पीरियड। क्रिटिकल डार्कनेस पीरियड मतलब रात का कितना उसको टाइम चाहिए? मेरे पास आ गया 11 घंटे। अब देखो लॉन्ग डे प्लांट वो है जिसको 13 घंटे से बड़ा दिन चाहिए। इसको अपोजिट बोलूं तो क्या बोलूंगा? उसको 11 घंटे से कम रात चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया, दिस प्लांट रिक्वायर डार्कनेस लेस देन 11 आवर। ये दोनों बातें समझ में आई? एक लॉन्ग डे प्लांट है जिसकी क्रिटिकल डे लेंथ 13 घंटे है, इसको मतलब 13 घंटे से बड़ा दिन चाहिए। तो इसकी अपोजिट बात कैसे बोलूंगा कि उसको रात जो चाहिए वो कितनी चाहिए? 11 घंटे से छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए? बताओ। उसको 11 घंटे से मेरे पास कैसी रात चाहिए बेटा? छोटी रात चाहिए। इसका मतलब अगर डार्कनेस 10 घंटे की है तो फ्लावर कर सकता है वो। आपको समझ आ रहा है? ऐसे ही मेरे पास अगर मैं लिख रहा हूं शॉर्ट डे प्लांट दे रखा है आपको, जिसकी क्रिटिकल डे लेंथ दे रखी है मान लो 12 घंटे की क्रिटिकल, या मैं लिख देता हूं 11 घंटे की क्रिटिकल डे लेंथ दे रखी है। इसका मतलब है इट रिक्वायर डे लेंथ लेस देन 11 आवर। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि इसको डार्कनेस पीरियड कितना हो गया? डार्कनेस कैसे निकालोगे? 24 माइनस 11 कितना आ गया? 13 आ गया। या मैं इसको 10 कर देता हूं, यहां 10 करते हैं, चलो 10 करते हैं, थोड़ा अलग करते हैं ना, इसको 10 करते हैं। तो यहां पे लेस देन कितना कर देते हैं? 10 कर देते हैं यहां भी। तो मैं इसको 24 में से माइनस करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? मैं 10 माइनस करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 14। तो मैं लिखूंगा डार्कनेस कितनी चाहिए? मोर देन 14 आवर। तो डार्कनेस कितनी चाहिए? मोर देन 14। तो मेरा पॉइंट यहां पर सिर्फ इतना है कि शॉर्ट डे प्लांट को, देखो लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट नाइट प्लांट कहते हैं और शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग नाइट प्लांट कहते हैं। एनसीईआरटी ने क्लियरली बोला है सिर्फ दिन की लंबाई इंपॉर्टेंट नहीं है, रात की डार्कनेस भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखो ऐसा नहीं है कि आपको दिन में सफिशिएंट लेंथ मिल गई तो फ्लावर करेगा। रात में जो डार्कनेस का पीरियड है उसको लगातार उतना मिलना चाहिए, तभी वो फ्लावर करता है। क्लियर है? इसीलिए अगर जो स्ट्रीट के आसपास के कुछ प्लांट होते हैं जिनमें डे लेंथ से होता है और वहां अगर स्ट्रीट लाइट जलती रहती है तो उनको फ्लावरिंग में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि होता क्या है, रात में अगर उनको वो टाइम नहीं मिला डार्कनेस का जितना चाहिए, जैसे मान लो जिसको मोर देन 14 आवर की डार्कनेस चाहिए, रात में उतनी डार्कनेस नहीं मिली तो फ्लावर नहीं करेंगे वो। तो डार्कनेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर फ्लावरिंग एज वेल एज। तो लॉन्ग डे प्लांट इज नोन एज शॉर्ट नाइट प्लांट और शॉर्ट नाइट प्लांट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट डे प्लांट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग नाइट प्लांट। क्लियर है? तो एनसीईआरटी ने इसीलिए जब डेफिनेशन लिखी है तो बोला है फोटो पीरियोडिज्म इज क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, या इट इज पीरियोडिक, मतलब ड्यूरेशन चाहिए किसकी? डार्कनेस की और लाइट दोनों की लिखा है। डेफिनेशन पढ़ोगे उसमें डार्कनेस और लाइट दोनों लिखा है। क्लियर है? क्लियर बेटा? नाइट दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर? तो एनसीईआरटी में डेफिनेशन देखोगे तो डार्कनेस भी लिखा हुआ है। क्लियर है? डार्कनेस भी लिखा हुआ है। क्लियर? यहां तक समझ आ गया बच्चे? क्लियर है बेटा?
तो लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट नाइट प्लांट में, मान लो आपसे कहूं एक लॉन्ग डे प्लांट है, उसकी क्रिटिकल डे लेंथ कितनी है, मान लेते हैं 15 घंटे की लॉन्ग डे प्लांट की, तो 24 में से 15 माइनस करो 9 आ गया, तो उसको डार्कनेस कितनी चाहिए, 9 घंटे से कम की। लॉन्ग डे का मतलब शॉर्ट नाइट, तो उसको डे लेंथ 15 से बड़ी चाहिए, तो डार्कनेस 9 से कम चाहिए। ऐसे याद करते हैं, क्लियर है ना। मान लो एक शॉर्ट डे, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, एक शॉर्ट डे प्लांट है, उसका क्रिटिकल डे लेंथ, शॉर्ट डे प्लांट की क्रिटिकल डे लेंथ जो दे रखी है मान लेते हैं 14 घंटे की है, तो उसकी डार्कनेस कितनी चाहिए भाई, शॉर्ट डे प्लांट है ना, तो शॉर्ट डे का मतलब लॉन्ग नाइट, तो 14 में से 14 माइनस कर दो 10 आ गया, तो उसको 10 घंटे से बड़ी रात चाहिए। शॉर्ट डे है ना, तो दिन छोटा चाहिए तो रात बड़ी चाहिए, अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है। हां, अब देखें जरा, कुछ कहानी ऐसी भी हैं बेटा, देखो कुछ कहानियां ऐसी भी हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताते हैं। ये एक्सपेरिमेंट बेटा आप बता देते हैं, आपको जरूरी भी होता है कई बार। एक्सपेरिमेंट है, एक प्लांट ए दे रखा है जो शॉर्ट डे है, जिसकी क्रिटिकल डे लेंथ 10 घंटे दे रखी है, तो मुझे इसकी डार्कनेस बताओ कितनी होगी, डार्कनेस कितनी होगी, मोर देन 14। आपको समझ में आ रहा है, मोर देन 14 होगी। अच्छा, प्लांट बी जो दे रखा है, प्लांट बी की क्रिटिकल डे लेंथ 13 दे रखी है, तो डार्कनेस कितनी होगी, 13 माइनस करो उसमें से, लेस देन 11, लेस देन 11 होगी। ये समझ में आ गया। अब देखो जरा, मैं आपको ये बॉक्स जो बना रहा हूं मैं, दिस बॉक्स इज फॉर 24 आवर का बॉक्स है ये, दिस इज 24 आवर का बॉक्स, ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस 24 आवर में आपने 12 घंटे की नाइट आ गई है, डार्कनेस आ गई है, देख रहे हो, ये 12 घंटे मैंने ऐसा कर दिया तो ये डार्कनेस हो गई, और 12 घंटे का आपके पास डे हो गया, दिन है, और 12 घंटे की यहां क्या है, ये डार्कनेस है, दिस इज डार्कनेस। ये पहला पॉइंट लिखा मैंने, ठीक है। और बताओ प्लांट ए और बी में से कौन फ्लावर करेगा, मुझे बताओ, फ्लावर कौन करेगा प्लांट ए और बी में से। प्लांट ए को कितनी डार्कनेस चाहिए, देखो जरा, कितनी डार्कनेस चाहिए प्लांट ए को, मोर देन 14, नहीं करेगा फ्लावर। प्लांट बी करेगा, नहीं, लेस देन 11 चाहिए, नहीं करेगा। दूसरा देखो, सेकंड केस देखो, ये 24 घंटे का बॉक्स है, इसमें से आपने रात 16 घंटे की कर दी, ऐसे डार्कनेस 16 घंटे की कर दी, और ये दिन कितने घंटे का कर दिया, 8 घंटे का। तो कौन फ्लावर करेगा बताओ, सोच के जल्दी बताओ, कौन फ्लावर करेगा, प्लांट ए करेगा। प्लांट ए को क्या चाहिए, डार्कनेस मोर देन 14, यस बिल्कुल करेगा। प्लांट बी करेगा, नहीं करेगा। आ रहा समझ, क्लियर। देख लो बेटा, देख लो। थर्ड, ऐसा कुछ कर लो, 10 घंटे की रात कर दो, तो 14 घंटे का दिन हो गया, डे। 10 घंटे की रात है भाई, 10 घंटे की रात, लेस देन 11 हो गया, डार्कनेस। कौन करेगा, प्लांट बी। प्लांट बी करेगा, प्लांट ए नहीं करेगा। अब यहां पर ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, मेरे पास, ध्यान से देखना बेटा, मैंने क्या किया है, ध्यान से देखो बेटा। मान लो प्लांट पूरा ग्रो कर गया है, ध्यान से देखो कैसे। एक काम ये भी कर सकते हैं, मान लो मैंने यहां पर ये 8 घंटे की नाइट दे दी इसको, फिर मैंने 8 घंटे का दिन दे दिया, नाइट। ऐसा कैसे कर सकते हैं, मतलब मैंने क्या किया, प्लांट को रूम में रख लिया, 8 घंटे बल्ब जला, मतलब लाइट बल्ब बंद कर दिया, फिर 8 घंटे बल्ब जला दिया, फिर 8 घंटे मैंने फिर से बल्ब क्या कर दिया, बंद कर दिया, मतलब ऐसा करा है। तो मेरे को प्लांट ए को क्या चाहिए बेटा, डार्कनेस मोर देन 14 चाहिए। देखो ये मिलाकर 16 हो तो रहा है, लेकिन डार्कनेस लगातार चाहिए होती है, बीच में इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, मान लो आपने क्या किया, एक रूम ले लिया, उसमें प्लांट्स को रख दिया, लॉन्ग डे शॉर्ट डे को। आपने बल्ब लिया, बल्ब जलाया और बंद किया, 8 घंटे बंद रखा, फिर जला दिया 8 घंटे के बाद, फिर बंद कर दिया, है ना। ऐसा बाहर तो कर नहीं सकते ना, ऐसा थोड़ी बाहर आप कर पाओगे, ये तो लैब में उसमें कर रहे होंगे, रूम में। तो आपने क्या देखा, आपने देखा क्या ये फ्लावर करेगा, डार्कनेस इसको मोर देन 14 चाहिए, नहीं करेगा, प्लांट ए तो नहीं करेगा। और ये प्लांट बी करेगा, लेस देन 11, देखो 8 घंटे जो है लेस देन ये कर सकता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि फ्लावरिंग के लिए सिर्फ डार्कनेस नहीं चाहिए, फ्लावरिंग फॉर एसडीपी रिक्वायर कंटिन्यूअस डार्कनेस।
लगातार अंधेरा चाहिए। जैसे अगर मैंने यहां 14 घंटे लिखा है ना, तो कॉन्टिन्यूअस डार्कनेस चाहिए। ऐसा नहीं कि अंधेरा बीच में थोड़ा सा कर दिया। इसका मतलब यह होता है बेटा, इसका मतलब यह होता है फील्ड में जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, अगर उनको गलती से लाइट वगैरह मिल जाए ना, उन्हें लॉन्ग नाइट चाहिए होती है, वो फ्लावर नहीं करते। गलती से स्ट्रीट के आसपास अगर वो हैं और स्ट्रीट लाइट जल रही है तो उनको लगातार तो अंधेरा मिला ही नहीं। तो आपने ये समझना है डार्कनेस कैसे काम करता, सिर्फ लॉन्ग उसके शॉर्ट डे प्लांट के लिए कह रहा हूं। सिर्फ अंधेरा नहीं चाहिए, लगातार अंधेरा चाहिए। ऐसा नहीं कि जोड़ के 16 आ जाएगा तो हो जाएगा, नहीं, लगातार चाहिए बेटा। क्लियर है? हां, सेकंड वाला रॉन्ग है। कैसे बेटा? 16 घंटे क्या है? 16 घंटे में कौन फ्लावर करेगा? आप देखो, मोर देन 14 है ना डार्कनेस। 16 घंटे बेटा डार्कनेस है ना, ये 16 घंटे डार्कनेस 14 से बड़ा है तो प्लांट ए कर तो रहा है फ्लावर, और प्लांट बी जो है वो फ्लावर नहीं करेगा, उसको लेस देन 11 चाहिए। डार्कनेस की बात हो रही है। फोर्थ रॉन्ग कैसे है? उसको डार्कनेस कितनी चाहिए? लेस देन 11 है तो बेटा लेस देन 11। ये ऐड थोड़ी करोगे, डार्कनेस कभी भी 11 घंटे की थोड़ी है। डार्कनेस कभी भी 11 घंटे की नहीं है ना लगातार। मुझे क्या चाहिए? कभी भी डार्कनेस आए पर लगातार 11 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए ये बी फ्लावर कर जाएगा। गलत नहीं है बेटा, सही है, सही है, सही है बिल्कुल। फोर्थ रॉन्ग नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो अभी भी। मैं कह रहा हूं शॉर्ट डे प्लांट मतलब लॉन्ग नाइट प्लांट, उसको सिर्फ डार्कनेस नहीं चाहिए, लगातार डार्कनेस चाहिए। आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग पढ़ा रहा हूं। मैकेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग में बेटा हमारे पास क्या होता है, सुनो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे नीट, मैं ईयर लिखने की कोशिश करता हूं तो शायद सही होगा। नीट 2019 और 20 शायद दोनों में क्वेश्चन आया, या 18 और 20 2 साल क्वेश्चन आया। अब सुन लो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं। सबसे पहले मुझे मेरी बात सुनो, ये लोकेशन ऑफ फ्लावरिंग है, यहां फ्लावर बनता है, फ्लावर यहां बनता है, मान लो टिप पर बनता है किसी। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। मैकेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग क्या है? सबसे पहले कि आपको ये समझ में आना चाहिए, ये क्वेश्चन आया हुआ नीट में, पिछले 4 साल में 2 बार आया क्वेश्चन कि फ्लावरिंग के लिए इफेक्ट कहां पर होता है? मैच्योर लीफ पे। सबसे पहले ये समझो हमारे पास क्या होता है बेटा, देखो कैसे काम होता है। मेरे पास ऐसे लीफ पर ड्यूरेशन पड़ता है, डे लेंथ पड़ती है। ऐसे क्या पड़ती है? डे लेंथ पड़ती है। डे लेंथ पड़ने से लीफ में एक खास तरह के केमिकल्स होते हैं, एक खास तरह के केमिकल्स होते हैं जिनका नाम फोटो रिसेप्टर होता है। क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर होते हैं, जो क्या करते हैं बेटा, ड्यूरेशन को सेंस करते हैं। जो ड्यूरेशन है उसको क्या करते हैं? सेंस। सेंस समझ में आता है, वो फील करते हैं। उस फोटो रिसेप्टर की वजह से, रिपीट कर रहा हूं, आपके पास मैकेनिज्म देखो कैसे फ्लावरिंग आती है वो बता रहा हूं। मेरे पास क्या होता है, जो मैच्योर लीफ होती है, मैच्योर लीफ में कुछ ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? फोटो रिसेप्टर बोलते हैं। फोटो रिसेप्टर क्या होता है बेटा? एक ऐसा प्रोटीन होता है जो क्या कर सकता है? लाइट की लेंथ को फील कर सकता है ना? क्या होता है? फोटो रिसेप्टर होता है। वो फोटो रिसेप्टर कलर प्रोटीन होती है। क्या होती है? एक तरह की क्रोमो प्रोटीन होती है। क्रोमो प्रोटीन का मतलब, क्रोमा का मतलब होता है कलर, कलर प्रोटीन होती है। तो हमारे पास मैच्योर लीफ में, ध्यान से सुनेंगे, हमारे पास मैच्योर लीफ में फोटो रिसेप्टर होते हैं और उन पे लाइट पड़ती है। ऐसे मैच्योर लीफ में क्या होते हैं बेटा? फोटो रिसेप्टर होते हैं। फोकस करो, मैच्योर लीफ पे क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर होते हैं, उस पे ऐसे लाइट पड़ती है। जब उन पर ऐसे लाइट पड़ी तो मेरे पास क्या है? ध्यान देखेंगे बेटा, मेरे पास क्या है? मेरे पास ये बन जाएंगे ऐसे कुछ हॉर्मोन्स फॉर्म हो जाते हैं। फिर क्या बन जाते हैं? हॉर्मोन्स। उन हॉर्मोन्स का नाम होता है फ्लोरीजन। तो लाइट की जो डे लेंथ है वो फील करी फोटो रिसेप्टर ने, उसने बनवा दिया ये हार्मोन जिसका नाम फ्लोरीजन है। ये फ्लोरीजन, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये फ्लोरीजन यहां से होता हुआ मूव करता है और मूव करके जाता है प्लांट की टिप पर, चाहे यहां जाए या ब्रांच की टिप पर, और इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? फ्लोरल बड में। इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? फ्लोरल बड में, फ्लावर की बड में। तो अगर मैं आपको प्रॉपर मैकेनिज्म बताऊं तो सबसे पहले क्या होगा? परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है फीलिंग, या परसेप्शन या रिसीव करना। परसेप्शन या रिसीव करना,
है ना, परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड कौन करेगा? बाई मैच्योर लीफ। मैच्योर लीफ फोटो पीरियड फील करेगी, उसको मिलेगा फोटो पीरियड। उसके बाद क्या होगा? इन मैच्योर लीफ ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एक्टिवेट करता है फ्लोरिजन को, सॉरी एक्टिवेट करता है किसको? फोटो रिसेप्टर को। तो मैच्योर लीफ में होता है बेटा फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर क्या करता है? फ्लोरिजन बनवाता है। तो फोटो रिसेप्टर हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरिजन। फ्लोरिजन क्या है? एक हार्मोन है जो आज तक आइसोलेट नहीं हुआ, इसलिए हाइपोथेटिकल बोलते हैं। फ्लोरिजन मूव करता है। फ्लोरिजन क्या करेगा? मूव करेगा। मूव फ्रॉम लीफ टू फ्लोरल, लीफ टू बड, और वो कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट वेजिटेटिव बड को किसमें? इनटू फ्लोरल बड में, और फाइनली क्या बनेगा? फ्लावर बन जाएगा। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, क्वेश्चन ये आया था बेटा नीट में कि फ्लावरिंग के लिए इफेक्ट कहां पड़ता है? मैच्योर लीफ पे पड़ता है, क्योंकि उसमें रिसेप्टर होते हैं। वो रिसेप्टर एक हार्मोन बनाते हैं जिनका नाम फ्लोरिजन है, और फ्लोरिजन ऊपर मूव करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है फ्लोरल बड में। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि फ्लावर के लिए, मतलब अगर मैं बोलूं कि विच पार्ट ऑफ प्लांट सेंस का मतलब होता है फील करना। सेंस, ये जो सेंस कर सकता है किसको? फोटो, मतलब सेंस किस चीज को बेटा? लाइट को। वो कौन है मेरे पास? मैच्योर लीफ। ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा पार्ट हमारे पास सेंस कर सकता है? रूट, स्टेम, लीफ, बड। मैच्योर लीफ। कर लेंगे बेटा। वहां सिर्फ हार्मोन लिखा है एनसीईआरटी ने, वहां पर क्या लिखा है? हार्मोन लिखा है। हमने उसका एक नाम रख दिया फ्लोरिजन, फ्लावर बनाने वाला हार्मोन। एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है, जब वो अभी तक आइसोलेट नहीं करा हमने। क्लियर है बेटा? मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग बता रहा हूं कि प्लांट में फ्लावर कैसे आता है। मान लो शॉर्ट डे प्लांट है या लॉन्ग डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट है, उसकी क्रिटिकल डे लेंथ कितनी दे रखी है? 10 घंटे दे रखी है। आज 10 घंटे से छोटा दिन है। ये ड्यूरेशन कौन फील कर जाता है? फोटो रिसेप्टर फील कर जाता है। फोटो रिसेप्टर एक हार्मोन बनवा देता है, वो हार्मोन जाकर टिप पे यहां फ्लावर बनवा देता है। तो शॉर्ट डे प्लांट मतलब कब करेगा? जब वो सेंस कब करेगा? ये भाई फोटो रिसेप्टर कब सेंस करेगा? जब दिन की लंबाई लेस देन क्या हो? क्रिटिकल डे लेंथ। ऐसे करके। क्लियर है बेटा? बच्चे जिनको लास्ट स्लाइड का ये समझ नहीं आया कि यार फोर्थ वाले में ये कैसे फ्लावर करेगा, फोर्थ वाले में मुझे बताओ। लॉन्ग डे प्लांट को डार्कनेस कितनी चाहिए? लेस देन 11 घंटे। यहां डार्कनेस 8 की है, यहां 8 की है। मुझे बताओ क्या ये 8 11 से कम है? ये 8 11 से कम है। इसको कंबाइन नहीं करना है। अकेला क्या 11 से कम है? बिल्कुल है। तो हमें क्या देखनी होती है? हमें यह देखना होता है कि कंटिन्यूअस लाइट, लगातार लाइट 11 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लगातार नहीं है ना, 8 के बाद गैप है, फिर लाइट है। क्लियर? बता दिया बेटा आशीष झा, आपका डाउट बता दिया मैंने ना। हाँ क्लियर है बेटा? कर लोगे इसको भी? कर लोगे ना बेटा? आपको सारे क्वेश्चंस भी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? क्लियर है? अब मैं आपसे चाह रहा हूं कि मुझे ये एक दो चीज बतानी है आपको। पहले मैं वर्नलाइजेशन बता रहा हूं, मैं फिर फोटो पीरियोडिज्म में अगर टाइम बचता है तो मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगा, पीआर और पीएफआर। पहले मैं प्रॉपर वर्नलाइजेशन बता दूं। क्लियर है बेटा? ठीक है। बेटा मैकेनिज्म पे क्वेश्चन ये आया था कि प्लांट, ध्यान सुनो, मैकेनिज्म पे क्वेश्चन ये आया था, मैकेनिज्म पे क्वेश्चन ये आया था कि प्लांट के किस पार्ट पे फोटो पीरियड का इफेक्ट पड़ता है। आपको मैं बताता हूं, एक नया प्लांट बना हुआ है। मैं आपको, आप में से कुछ बच्चों ने कभी ऐसा फील किया होगा जो गांव के होंगे, कि कई बार क्या होता है, कुछ पौधे जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं उनको लेट बो दे देते हैं।
तो लेट बोने से क्या होता है, उनमें फ्लावर जैसे ही थोड़ा सा प्लांट बनता है ना, फ्लावर आ जाता है। तो मैच्योर लीफ अगर कुछ बन जाती है ना, तो सिग्नल लग सकता है उस पर, इसीलिए हमें टाइम से बोना जरूरी होता है। आप समझो इस चीज को। तो आपको यह समझने आना चाहिए कि मैच्योर लीफ पे काम करता है, फोटो पीरियड जो है मैच्योर लीफ पे काम करता है। क्लियर है? क्लियर? हाँ बेटा, कुछ समझ नहीं आया तेरे को? बहुत सही है भाई, बहुत तेज। एक मूर्ख बच्चा बार बार बोल रहा है कि 13 घंटे से, उसको समझ ही नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूं, और उसको कह रहा है कि सर डे लेंथ प्लांट बी में क्या है 13 आवर से, ये जो क्या लिखा है यहां पर प्लांट बी में लॉन्ग डे प्लांट है, क्रिटिकल डे लेंथ 13 घंटे लिखी है। तो 13 घंटे से कम का दिन चाहिए ना, है तो 8 घंटे का, 13 घंटे से कम नहीं है। वैसे देख ले, मैं बोल रहा हूं डार्कनेस से देखना है तुमने, तो तुम्हें समझ ही नहीं आ रही है, तुम अपने दिमाग लगाए हुए हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। मैं कह रहा हूं डार्कनेस देखना भाई, इसकी कितनी डार्कनेस, लेस देन 11 है 11 से कि नहीं बता, या डे लेंथ कितनी चाहिए 13 से, क्या चाहिए यहां पे, क्या हो गया क्रिटिकल डे लेंथ, लॉन्ग डे प्लांट है ना, 13 से आपको क्या चाहिए, बड़ी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको डार्कनेस के थ्रू सॉल्व करते हैं। नॉर्मली अगर दोनों दे रखा हो तो हमें डार्कनेस के थ्रू करना है सॉल्व। आपको समझ ही नहीं आ रही मैं क्या बोले जा रहा हूं। लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट नाइट प्लांट कहते हैं। अगर आपको दोनों दे रखा हो, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट आए तो उसे डार्कनेस के थ्रू सॉल्व किया जाता है। आपको पता नहीं ये गलत क्यों लग रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मैं बार बार बोल रहा हूं डार्कनेस के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। आगे आओ भाई, ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ध्यान दो, इस पे फोकस करो। बेटा आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, पहले सुनो ध्यान से। मैंने लॉन्ग डे शॉर्ट डे बताकर ये बोला डार्कनेस भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने लिखा डार्कनेस भी इंपॉर्टेंट है। पर जब हम और आगे पढ़ाते थे इसको कभी कोचिंग में, तो ये बोलते थे कि अगर दोनों दे रखा हो तो डार्कनेस से देखना होता है। क्लियर है? हाँ, अब फोकस करो बेटा, फोकस करो। वर्नलाइजेशन बता रहा हूं, सबसे पहले सुन लो ध्यान से, क्या डेफिनेशन थी उसकी। फोकस करो अब ध्यान से यार, सुन लो ध्यान से ना, पढ़ लो क्या हो गया। देखो वर्नलाइजेशन क्या होता है, सुनो मेरी बात। हमारे पास क्या होता है, आप समझना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्नलाइजेशन बता रहा हूं। हमने फोटो पीरियोडिज्म क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इन सम प्लांट ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट, डार्कनेस और लाइट इंपॉर्टेंट है फ्लावरिंग के लिए। हमारे पास वर्नलाइजेशन क्या होता है, कुछ प्लांट में कोल्ड ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट मतलब समझो ध्यान से, कोल्ड ट्रीटमेंट मतलब ठंडा दिन ठंडी रात ऐसा कुछ। तो कोल्ड ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, फ्लावरिंग के लिए। तो वर्नलाइजेशन क्या होता है, इन सम प्लांट एक्सपोजर ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट, एक्सपोजर ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के लिए कोल्ड ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के लिए कौन इंपॉर्टेंट है बेटा, कोल्ड ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखो, फोकस करो, फोकस करो, मैं क्या बता रहा हूं। डेफिनेशन ये है कि कुछ प्लांट में एक्सपोजर ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है फ्लावरिंग के लिए। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं वर्नलाइजेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, वर्नलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें एक्सपोजर ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है फ्लावरिंग के लिए। अब देखो, अगर मैं वर्नलाइजेशन के फीचर बोलूं तो एनसीईआरटी ने एक बात लिखी है और उसको समझेंगे। एनसीईआरटी ने लिखा है सबसे पहले, इट इज क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ कोल्ड, क्वालिटेटिव। ना अगर आप मेरी बात का मतलब समझो, क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ कोल्ड का मतलब है ऑफ लो टेम्परेचर। तो क्वालिटेटिव का मतलब होता है कितना लो, कितना मतलब क्वालिटेटिव का मतलब होता है हाउ मच, कितना लो चाहिए आपको, हाउ मच लो। तो लगभग मान के चलो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब काफी लो टेम्परेचर चाहिए होता है वर्नलाइजेशन के लिए। और ये कहां पॉसिबल है, पॉसिबल ओनली इन विंटर। तो जहां पर विंटर पड़ता है वहीं वर्नलाइजेशन का इफेक्ट होता है, इससे यह पता चला। दूसरा एनसीईआरटी ने लिखा है, इट इज क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट,
क्वांटिटेटिव। नाउ क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट का मतलब है कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए, मतलब फॉर हाउ मच डेज, हाउ मच डेज। मतलब मैं आज आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो नॉर्मल विंटर चल रही है, आज तेज बारिश हो गई, एक दिन के लिए टेम्परेचर घट के 7 डिग्री हो गया, क्या वनलाइजेशन हो जाएगा? नहीं, मुझे कई दिन तक, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 10-12 दिन तक लगभग लगातार लो टेम्परेचर चलता रहे, तो मैं लिखूंगा हाउ मच डेज, मैंने लिखूंगा वीक के आसपास, एटलीस्ट वीक। एक वीक तक आपको अगर लो टेम्परेचर मिलेगा तो होगा। तो एनसीईआरटी क्लियरली बोलती है वनलाइजेशन इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर। अगर मैं इतना ज्यादा लो देखता हूं तो मुझे विंटर में मिलता है, और विंटर में भी आप याद करो एक टाइम आता है जब आप नहाना छोड़ देते हो, ये जनवरी के लास्ट में या फेब के स्टार्टिंग में, जब कोल्ड वेव आ जाती है और 5-7 दिन, 10-12 दिन सूरज बिल्कुल नहीं निकलता, ये वो टाइम होता है। ऐसा नहीं कि आज बारिश हो गई, टेम्परेचर एक दिन के लिए लो हो गया, वनलाइजेशन का इफेक्ट होगा, नहीं, उसके लिए आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव चाहिए दोनों। और तीसरा बेटा, तीसरा यहां तक समझ में आया? जल्दी बताओ, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? एक कह रहा कोल्ड ट्रीटमेंट क्या होता है? भाई वाह, तुम्हारा ना होना कुछ भी। कोल्ड ट्रीटमेंट मतलब कम तापमान से उसको दिखा रहे हैं, उस पर कम तापमान मिल रहा है। हां, अभी पढ़ा रहा हूं टॉपिक वाई वनलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, वो देख लो। आ जाओ, थर्ड है बेटा इट प्रिवेंट, इस लाइन को समझाऊंगा। इट प्रिवेंट प्रीकॉशियस डेवलपमेंट इन लेट ग्रोइंग सीजन, इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है? प्रीकॉशियस डेवलपमेंट इन लेट ग्रोइंग सीजन, इसको मैं समझाऊंगा अभी आपको, इस लाइन को, पर ये फीचर में आप लिखो अभी, मैं अब इसको समझाना स्टार्ट कर रहा हूं। वनलाइजेशन क्या होता है? वनलाइजेशन की सिर्फ डेफिनेशन समझो, किसी भी प्लांट को अगर कम तापमान मिलता है और उससे उसकी फ्लावरिंग पर फर्क पड़ता है, उसे वनलाइजेशन कहते हैं। ये तापमान, ये टेम्परेचर क्वालिटेटिव होगा। क्वालिटेटिव मतलब आप देख लो कितना, मतलब लो चाहिए आपको, हाउ मच लो। क्वांटिटेटिव का मतलब है कितने दिन तक चाहिए। अब आगे अगर हम जाते हैं, आगे हम अगर जाते हैं तो एग्जांपल देखते हैं। मैं थर्ड लाइन समझाऊंगा, चैट में मत लिखो ये समझ नहीं आया, मैं इसको समझाऊंगा अभी। आ जाओ पहले इधर देखो, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं वनलाइजेशन का। आपके सिलेबस में 2 एग्जांपल है, एक एनुअल प्लांट का है, एनुअल प्लांट का है, और एक बाइनियल प्लांट का है। बाइनियल, एनुअल प्लांट क्या होते हैं? जो कुछ मंथ तक ग्रो करते हैं, फ्यू मंथ ग्रो करते हैं, फिर उनमें फ्लावर आता है, फ्रूट आता है, और उसके बाद वो डेड हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ उनमें फ्रूट वंस इन अ लाइफ आता है। दूसरा, उनकी जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल का क्या मतलब हुआ? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज, ये दोनों एक साल में कंप्लीट होगा या एक सीजन में कंप्लीट होगा। कंप्लीट इन 1 सीजन, कंप्लीट इन 1 सीजन। समझ लो ध्यान से, व्हाट इज एनुअल? एनुअल प्लांट वो होते हैं जो कुछ मंथ तक ग्रो करते हैं, फिर उनमें फ्लावर आता है, फ्रूट आता है, मर जाते हैं। उनमें फ्रूट एक ही बार आता है जीवन में, फिर मर जाते हैं वो प्लांट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मोनोकार्पिक। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? मोनो। मोनो मतलब एक, कार्पिक का मतलब फ्रूट, एक ही बार फ्रूट आता है, इसे एनुअल प्लांट कहते हैं। बाइनियल प्लांट क्या होता है? बाइनियल प्लांट क्या होता है? जो क्या करेंगे बेटा, 2 साल तक उनका लाइफ साइकिल होता है, 2 ईयर की लाइफ साइकिल है। 2 ईयर की क्या है? लाइफ साइकिल। उसमें फर्स्ट ईयर में वेजिटेटिव फेज होता है। फर्स्ट ईयर में कौन सा फेज होगा? वेजिटेटिव फेज होगा। और सेकेंड ईयर में रिप्रोडक्टिव फेज होगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा? रिप्रोडक्टिव फेज होगा। और फिर वो क्या होंगे बेटा? फ्रूट बना के वो भी मर जाएंगे। तो इसका मतलब
इन्होंने भी अपनी लाइफ में एक ही बार फ्रूट बनाया, मोनोकार्पिक कहते हैं। ध्यान से सुन लो बेटा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। बाइनियल एनुअल, आप अगर ड्रॉपर बैच में पढ़ रहे हो या 12th पास बच्चे हो या 12th के भी हो तो आपको पता होना चाहिए एनुअल बाइनियल। फिर भी मैंने बता दिया, एनुअल प्लांट वो होते हैं जो मान लो 6 महीने ग्रो कर रहे हैं। पहले 2-3 महीने 4 महीने उनमें क्या होता है, उनमें पहले 2-3 महीने 4 महीने उनमें ग्रोथ होती है। समझना ध्यान से, ग्रोथ होती है 2-3 महीने 4 महीने। उसके बाद उनमें क्या आता है, फ्रूट आता है, फ्लावर फ्रूट आता है, वो मर जाते हैं। तो इसका मतलब लाइफ में उनमें एक ही बार फ्रूट बना, तो उसको हम कहते हैं मोनोकार्पिक। एग्जाम्पल में गेहूं, वीट, राइस है ना, ये सब हो गया है ना, ओट, ये सब एनुअल प्लांट है। बाइनियल के एग्जाम्पल है बेटा कैबेज। कैबेज जो होता है पहले साल में ही काट के खा जाते हैं। रेडिश, स्वीट पोटैटो, ये कुछ और एग्जाम्पल है बाइनियल के। ये पहले साल में इन्हें हम खा जाते हैं क्रॉप को। अगर एक साल और छोड़ें तो इनमें, जैसे कैबेज को अगर एक साल और छोड़ोगे ना तो उसमें वही बोल्टिंग होकर उसमें फ्रूट आएगा, फ्लावर फ्रूट आएगा। तो ये भी मोनोकार्पिक होते हैं। मोनोकार्पिक मतलब जीवन में, लाइफ में, उनकी पूरी लाइफ में एक ही बार फ्रूट आता है। मैं ये नहीं कह रहा एक फ्रूट आता है, मैं कह रहा हूं उन प्लांट में ऐसा नहीं होता। जैसे नीम है ना, नीम में देखा है इस साल फ्लावर आके फ्रूट आए, अगले साल फिर फ्लावर आके फ्रूट आए, ऐसा नहीं होता इनमें। समझ आ गया? पहले एनुअल बाइनियल समझ आया, अब मैं एनुअल में वर्नलाइजेशन का इफेक्ट सिखा रहा हूं। वर्कशीट बेटा तेरी पिटाई कर दूंगा, खामा का उसमें स्पैम कर रहा है। नहीं, कैसे है? एक अरमान ठाकुर जो है उसके बेटा कान में भी दिक्कत है, यहां है ना। मैंने बोला 3rd पॉइंट मैंने समझाया नहीं, भी समझाऊंगा, फिर भी लिख रहा उसमें, पता नहीं चांद से आया है, पता नहीं क्यों चैट कर रहे हैं। पहले एनुअल बाइनियल में कोई डाउट है तो पूछ लेते, अब वो चैट कर रहे हो जो आपके काम की नहीं है। एनुअल बाइनियल समझ आ गया? अभी मैंने 3rd पॉइंट समझाया नहीं आपको। पहले एनुअल बाइनियल समझ लो ना, आप समझो। मैं अब इफेक्ट बताने जा रहा हूं वर्नलाइजेशन का। मैंने ये 2 पॉइंट समझाए थे, तीसरा भी समझाना है बाकी है आपको। रुक जाओ ना, पहले पूरी बात तो सुनो मास्टर की। अब देखो, इफेक्ट ऑफ वर्नलाइजेशन ऑन एनुअल प्लांट, देख लो जरा। इफेक्ट ऑफ वर्नलाइजेशन ऑन एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट क्लियर है? हां देखो ध्यान से, मेरे पास ध्यान सुनो बेटा, ध्यान सुनेंगे। आपके पास कुछ प्लांट है, जैसे वीट है, ओट है या बार्ले है। इनकी 2 वैरायटी होती है। वैरायटी आपको पता होना चाहिए, जैसे गेहूं की वैरायटी होती है, ऐसी 2 वैरायटी होती है। एक होती है विंटर और एक होती है स्प्रिंग। मान लो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी बताऊंगा आपको, जरा समझना आप ध्यान से देखना मैं जो बताने जा रहा हूं आपको। आपके पास क्या होता है बेटा, मैंने यहां पर समर लिखा है। आप मुझे बताओ, समर के बाद विंटर से पहले क्या आती है? ऑटम आती है कि नहीं बताओ? ऑटम क्या होता है? पतझड़ टाइप से। फिर उसके बाद मेरे पास क्या आ जाती है? विंटर आ जाती है। फिर यहां विंटर आ जाएगी, और विंटर के बाद एक टाइम आता है जिसे स्प्रिंग कहते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, स्प्रिंग कहते हैं। मेरी बात समझना ध्यान से। मेरे पास 2 वैरायटी, एक विंटर और स्प्रिंग। ये मुझे बताओ एनुअल प्लांट कौन कौन है? गेहूं, ओट, बार्ले, ये एनुअल प्लांट है। इनकी 2 वैरायटी है, विंटर और स्प्रिंग। सुनना ध्यान से जो मैं बता रहा हूं। नॉर्थ इंडिया में एक वैरायटी बोई जाती है गेहूं की, जो विंटर वैरायटी होती है। देखो विंटर वैरायटी कहां बोते हैं? विंटर वैरायटी जो होती है उसके सीड को यहां सो करते हैं। देखना ध्यान से, विंटर वैरायटी जो है उसके सीड को ऑटम में बोते हैं। यहां पर ये मैंने विंटर वैरायटी का सीड बो दिया, विंटर वैरायटी को यहां मैंने सो किया है ऑटम में। सो का मतलब होता है बोना, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मेरी बात समझना ध्यान से। विंटर वैरायटी वो प्लांट है जिसके बीज को हम ऑटम के आसपास बो देते हैं।
विंटर आते आते स्मॉल प्लांट बन जाता है, छोटा प्लांट बन जाता है, और पूरे विंटर तक कोई ग्रोथ नहीं होती उसमें, और फिर बाद में उसमें ग्रोथ स्टार्ट होती है, और स्प्रिंग आने के बाद मतलब स्प्रिंग में ग्रोथ स्टार्ट होती है और समर में उसमें फ्लावर और फ्रूट आता है। मेरा पॉइंट ये है, सुनो ध्यान से, जो गेहूं नॉर्थ इंडिया में बोया जाता है वो विंटर वैरायटी होती है। उसको कब बोते हैं? ऑटम में बो देते हैं। ऑटम में बोने का मतलब आप समझ लो अक्टूबर नवंबर के आसपास, मतलब आप समझ रहे हो कि लेट विंटर आने से पहले, मतलब हम लोग कह रहे हैं ऑटम, लेट ऑटम या ऑटम में बो दिया। विंटर आने से पहले वो छोटा छोटा गेहूं का पौधा बना देगा। विंटर में कोई ग्रोथ नहीं होगी, पर विंटर में एक टाइम आएगा जनवरी के आसपास जब कोल्ड वेव होगी, तो यहां पर उस पर किसका इफेक्ट आ जाएगा? इफेक्ट ऑफ वर्नलाइजेशन आ जाएगा। तो यहां पर उसमें अभी कोई ग्रोथ नहीं होगी, मतलब उस पर क्या हो जाएगा? कोल्ड ट्रीटमेंट उसे मिल जाएगा। अब जब वो स्प्रिंग आती है तो उसमें दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट होती है, प्लांट पूरा ग्रो करता है मार्च के आसपास, फिर उसमें फ्लावर आके फ्रूट आते हैं। तो समर के आसपास मैं उसको हार्वेस्ट कर लेता हूं। यहां मैं क्या कर रहा हूं? इसको हार्वेस्ट कर रहा हूं। तो इसे हम कहते हैं विंटर वैरायटी। तो विंटर वैरायटी का विंटर से पहले बोना क्यों जरूरी है? ताकि प्लांट को इफेक्ट मिल जाए किसका? वर्नलाइजेशन का। इसीलिए जो बेटा नॉर्थ इंडिया में फार्मर्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर जो क्रॉप हमारे पास, जो उसकी राइस की क्रॉप अगर लेट हो गई, राइस जो है चावल अगर लेट हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं होता। अब वो क्या करें? खेत में काटने के बाद उसको फिर छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी, वो क्या करते हैं? उसे जला देते हैं ताकि खेत जल्दी खाली हो जाए और वो विंटर वैरायटी गेहूं की बो सकें। क्योंकि अगर विंटर वैरायटी विंटर आने से पहले छोटा प्लांट नहीं बना तो उस पर फिर वर्नलाइजेशन का इफेक्ट नहीं होगा। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो विंटर वैरायटी है, अब मैं लिख रहा हूं यहां पर, विंटर वैरायटी को कब बोते हैं बेटा? विंटर वैरायटी जो है उसको कब बोते हैं? सोन इन ऑटम। उसको ऑटम में बोते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कब बोया जाता है, और वो क्या करता है? ग्रो कर जाता है एज अ स्मॉल प्लांट, एज अ स्मॉल प्लांट, और विंटर में ग्रोथ रुक जाती है। विंटर में क्या होती है? ग्रोथ रुक गई। विंटर में क्या हो गई? उसकी ग्रोथ स्टॉप हो गई थोड़ी देर के लिए, क्योंकि विंटर में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, पर वहां पर उस पर इफेक्ट ऑफ वर्नलाइजेशन होता है। इफेक्ट ऑफ क्या होगा? वर्नलाइजेशन होगा। और ऐसा सिर्फ नॉर्थ इंडिया में पॉसिबल है, साउथ में नहीं, बिकॉज नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम विंटर होती है। इफेक्ट ऑफ वर्नलाइजेशन हुआ। स्प्रिंग में क्या होगा? ग्रोथ फिर से क्या होगी? रिज्यूम होगी, फिर से ग्रोथ होने लगेगी। ठीक है। और ऑटम और समर में आपको क्या करेंगे? मेरे पास फ्लावर आ जाएगा, मिड समर में फ्रूट आएगा, हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। समझ में आ रहा है? ये किसके लिए कह रहे हैं बेटा? विंटर वैरायटी के लिए। और वहीं जो स्प्रिंग वैरायटी होती है उसको विंटर के बाद बोते हैं, और ये उस जगह बोते हैं स्प्रिंग वैरायटी, ये स्प्रिंग वैरायटी उस जगह बोते हैं जहां विंटर एक्सट्रीम नहीं होती। मेरी बात समझो ध्यान से, विंटर वैरायटी को ऑटम में बोना जरूरी है। तो स्प्रिंग वैरायटी, ध्यान से सुनेंगे, स्प्रिंग वैरायटी क्या होती है बेटा? इसको स्प्रिंग में बोते हैं, सोन इन स्प्रिंग, क्योंकि इसको क्या है बेटा? इसमें क्या है? इसमें इफेक्ट ऑफ वर्नलाइजेशन नहीं होता। इफेक्ट ऑफ वर्नलाइजेशन नॉट अकर, ये नहीं होता इसमें। क्लियर आ रहा है समझ? क्लियर है? समझ लो ध्यान से बेटा। एक पूछ रहा बच्चा ग्रोथ क्यों स्टॉप हो जाती है? विंटर में 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है, क्या फोटोसिंथेसिस होगी? नहीं। तो मैंने क्या किया, विंटर वैरायटी को यहां ऑटम में बो दिया। जब वो थोड़ा सा प्लांट बन गया तो यहां पर कोई ग्रोथ नहीं हुई, और उस पर ठंड का इफेक्ट आ गया, इफेक्ट ऑफ वर्नलाइजेशन आ गया। उसके बाद उसमें स्प्रिंग आने पर, जिसे वसंत कहते हैं, दोबारा से ग्रोथ हुई। समर आने पर उसमें फ्लावर और फ्रूट आएगा। स्प्रिंग वैरायटी मान लो अगर मैं साउथ इंडिया में बो रहा हूं, क्योंकि वहां उतना विंटर उतना ज्यादा एक्सट्रीम तो होता नहीं है, तो वहां तो वैसे भी नहीं होगा, तो उसको बोना ही विंटर के बाद चाहिए, क्योंकि क्या फायदा बेटा ग्रोथ कम करवा के। तो फिर वो हार्वेस्ट करते हैं उसको भी समर में, ऐसा नहीं कि उसको बाद में, दोनों को सेम टाइम पे। फिर फायदा क्या होता है? विंटर वैरायटी को फायदा ये पहुंचता है, ध्यान सुनना, फायदा ये पहुंचता है, एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है जो मैंने लाइन आपको बताई थी, इट प्रिवेंट प्रीकॉशियस डेवलपमेंट। प्रीकॉशियस का मतलब समझो, इधर देखो ध्यान से। जब मैं समर से विंटर की तरफ जाता हूं तो इसे ग्रोइंग सीजन कहते हैं। इसे मैं क्या कहते हैं? ग्रोइंग सीजन। इस ग्रोइंग सीजन का एंड ये होगा, देखो ध्यान से, इस ग्रोइंग सीजन का एंड यहां होगा, ग्रोइंग सीजन का एंड यहां होगा।
इस ग्रोइंग सीजन में आप समझो ध्यान से, या इस ग्रोइंग सीजन का जो एंड है, यहां पर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब अभी प्लांट छोटा है, उसमें फ्लावर और फ्रूट नहीं आने चाहिए। तो वर्नलाइजेशन क्या करता है? वर्नलाइजेशन क्या करता है? इट प्रिवेंट प्रीकॉशियस मतलब रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट अर्ली इन, मतलब लेट इन ग्रोइंग सीजन। इस ग्रोइंग सीजन के लास्ट में जाकर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी ना हो, इसके लिए काम करता है। क्यों करेगा? रोक देगा। और फिर क्या होगा? जब स्प्रिंग आएगी, सब में ग्रोथ होगी, उसके बाद फ्लावर और फ्रूट आएंगे, ताकि सब में साथ में फ्रूट आए। मतलब कहने का मतलब यह है, यहां पर जो थर्ड पॉइंट था वो ये था कि वर्नलाइजेशन प्रिवेंट प्रीकॉशियस डेवलपमेंट इन लेट ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन के लास्ट में जाकर प्रीकॉशियस का मतलब है रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को रोक देगा। आप समझो ध्यान से, अगर मान लो इतने छोटे प्लांट में गलती से फ्लावर और फ्रूट आ जाए तो वो तो किसी काम का नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए होता है? स्प्रिंग के बाद और फ्लावर और फ्रूट आए, सब में साथ में आए, तभी तो उसमें से गेहूं की प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगी। आ रहा है कुछ समझ? एक एंजल प्रिया लिख रही है, सर आप बहुत ज्यादा पढ़ाते हो। पढ़ाते हो या पढ़ते हो पता नहीं, मैं काम का पढ़ा रहा हूं, अपनी एनसीईआरटी देख लो। क्लियर है? हां, पर आप एक चीज एक कह रहा समझ नहीं आया, सुन ध्यान से। देख बेटा, ये लाइन मैंने लिखी थी, ध्यान से सुन, समझ। यहां पे देख, ये मैंने एक लाइन लिखी थी, इट प्रिवेंट प्रीकॉशियस डेवलपमेंट इन लेट ग्रोइंग सीजन। प्रीकॉशियस का मतलब होता है, जैसे मान लो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, अर्ली रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। अर्ली मतलब प्लांट जल्दी मैच्योर हो जाए, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। लेट ग्रोइंग सीजन का मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो विंटर से जस्ट पहले फ्लावर और फ्रूट ना, ये रोक देता है वर्नलाइजेशन। थोड़ी खांसी हो गई पढ़ा पढ़ा के। हाँ चलो बेटा, तुम एनसीईआरटी पढ़ो, मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूं, और मैं एनसीईआरटी की सारी लाइन पढ़ाता हूं। गड़बड़ ये है, मैं एनसीईआरटी की कोई लाइन छोड़ता ही नहीं, तो उससे क्या लगता है कि मैं ज्यादा पढ़ा रहा होता हूं, है ना। हाँ, तो आपको वो आपका मन करता है, आप देख सकते हो, चेक करो एनसीईआरटी, है ना। ठीक है, हाँ एनसीईआरटी पढ़ाते हैं बेटा। मैंने क्या बोला सुनो ध्यान से, मैंने बोला आपसे सवाल पूछेगा विंटर वैरायटी कब बोते हैं, आप कहोगे सर ऑटम में बोते हैं। क्यों? ऑटम से छोटा प्लांट बन जाए, विंटर में कोई ग्रोथ नहीं होगी, स्प्रिंग सीजन में फिर से ग्रोथ होगी और फिर फ्लावर कर जाएगा। होता यह है कि समर से लेकर विंटर, ये वाला जो पार्ट होता है पूरा, ये ग्रोइंग सीजन होता है। देखो मान लो मैं स्प्रिंग से ही स्टार्ट कर देता हूं, यहां से बढ़िया ग्रोइंग सीजन होता है। अब ये ग्रोइंग सीजन का लास्ट वाला पार्ट ये होता है। अब इस लेट ग्रोइंग सीजन में गलती से छोटे प्लांट में अर्ली फ्रूट और फ्लावर ना आ जाए, क्योंकि कोई फायदा, देखो छोटे प्लांट में मुझे इतना सा पौधा में अगर मान लो घिया लग जाएगा, वो घिया तो इतना सही होगा, काम का थोड़ी है, तो वो ठीक नहीं है। तो ये चीज रोक देता है। उससे फायदा क्या होता है? सारे प्लांट में यहां जाके फ्लावर और फ्रूट आएंगे। फायदा क्या होगा उससे बेटा? फायदा ये होगा कि उसमें अच्छे फ्रूट आएंगे, जब वो ग्रोइंग सीजन दूसरे वाला स्टार्ट होगा तब करेगा ये। क्लियर है? क्लियर? आज रुक जा भाई, छुट्टी ना हो रही अभी, पढ़ ले। आ जाओ, ये देखो बाइनियल के एग्जांपल दे रहा हूं मैं। बाइनियल में क्या होता है, मेरी बात सुनो ध्यान से। बाइनियल का एग्जांपल क्या है? कैबेज, रेडिश दे रखा आपकी एनसीईआरटी ने, और क्या दे रखा है? कैरेट दे रखा है। कैरेट दे रखा है, स्वीट पोटैटो दे रखा है। कैरेट भी होता है ऐसे तो नहीं, स्वीट पोटैटो है। ठीक है, सुन लो ध्यान से क्या है। आ जाओ बढ़िया पढ़ो, देखो क्या पढ़ा रहे हैं आपको। ये सीड है, ध्यान से सुनना बेटा। ये मेरे पास समर है, यहां विंटर है, यहां आपके पास स्प्रिंग है, और यहां ऑटम है। देखो क्या कर रहे हैं, बाइनियल प्लांट क्या है। मेरे पास ये सीजन आपको पता है ऐसे मूव करते हैं, तो आप हमेशा याद रखो, मान लो मैंने यहां सीड सो कर दिया, मैंने क्या किया बेटा, सीड यहां सो कर दिया, यहां सीड को बो दिया, प्लांट में ग्रोथ हो गई। तो प्लांट क्या करेगा? एक विंटर क्रॉस करता है, एक विंटर क्रॉस करेगा बाइनियल। तो बाइनियल क्या करेगा? बाइनियल का जो सीड है, सीड से प्लांट ग्रो करेगा, और जो फर्स्ट विंटर आएगी, फर्स्ट विंटर में उसमें क्या आ जाएगा?
फर्स्ट विंटर में वर्नलाइजेशन का इफेक्ट आ जाएगा, वर्नलाइजेशन का क्या आ जाएगा, इफेक्ट आ जाएगा। और फिर क्या होगा बेटा, फिर क्या होगा, फिर जब फोटो पीरियड मिलेगा उसे, जो फोटो पीरियड चाहिए, जो उसको फोटो पीरियड चाहिए, रिक्वायर फोटो पीरियड मिलेगा, उसको मिलेगा, तो प्लांट गेट रिक्वायर फोटो पीरियड, तो वो फ्लावर करेगा। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, यहां पर मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, मान लो मैंने स्प्रिंग के आसपास बीज बो दिया बाइनियल का, वो ग्रो किया, यहां तक आते आते वो बढ़िया प्लांट बन गया, या यहां पर बोया था मान लो, या यहां बोया था, आते आते जब वो एक विंटर क्रॉस कर लेता है तो उस पर वर्नलाइजेशन का इफेक्ट आ जाता है। अब वो चाहे शॉर्ट डे प्लांट है या लॉन्ग डे प्लांट है, सॉरी, चाहे वो लॉन्ग डे प्लांट है या शॉर्ट डे प्लांट है, फिर उसके अकॉर्डिंग फ्लावर करता है। तो वर्नलाइजेशन का ये मीनिंग नहीं है कि वर्नलाइजेशन अगर मिला तो फोटो पीरियड नीचे, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। वर्नलाइजेशन और फोटो पीरियोडिज्म में एक डिफरेंस है, वो बता रहा हूं आपको। आपको ये समझ में आना चाहिए कि बाइनियल प्लांट बोने के बाद वो ग्रो कर गया, जब भी उसको पहली विंटर मिलेगी, पहली विंटर मतलब समझ में आ रहा है, पहली विंटर जब भी उसको मिलेगी तो वो क्या करेगा बेटा, पहली विंटर मिलेगी तो उसमें इफेक्ट आ जाएगा वर्नलाइजेशन का, और जैसे ही उसको फोटो पीरियड मिलेगा कि वो लॉन्ग डे प्लांट है कि शॉर्ट डे प्लांट है, फिर वो फ्लावर करेगा। क्लियर है? क्लियर बेटा? क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? जल्दी बोलो, जल्दी, फास्ट। क्लियर है बेटा? जल्दी बता दो। आ गया समझ? ठीक है, चलो आ जाओ, जल्दी आओ। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो ध्यान से। ये वर्नलाइजेशन है, मेरे को डिफरेंस चाहिए इन दोनों में, मुझे एक छोटा सा डिफरेंस चाहिए, मैं चाह रहा था एक बार देख लो आप, वर्नलाइजेशन और फोटो पीरियोडिज्म में, फोटो पीरियोडिज्म में एक डिफरेंस तो एटलीस्ट देख ही लो। इसमें क्या होता है, इसमें एक हार्मोन बनता है जिसको वर्नलीन कहते हैं। इसमें जो हार्मोन बनता है, ये एनसीईआरटी में नहीं है दोनों बातें, फ्लोरिजन कहते हैं। ये किस पे काम करता है, फोटो पीरियोडिज्म, एक्ट ऑन कौन सी लीफ, मैच्योर लीफ। ये काम करता है एक्ट ऑन डिवाइडिंग सेल, डिवाइडिंग मतलब मेरिस्टेम पे काम करता है, जो डिवाइडिंग सेल होते हैं वहां काम करता है। ये क्या करता है, प्लांट को प्रिपेयर करता है फ्लावर करने के लिए, प्रिपेयर टू फ्लावर, मतलब ये प्लांट को प्रिपेयर कर रहा है ना, प्लांट को प्रिपेयर कर रहा है। जैसे मान लो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है रनिंग के लिए, और ये कहता है कि आप भागो। फोटो पीरियोडिज्म क्या करता है, इट इंड्यूस फ्लावरिंग, दोनों में फर्क है ना, आप देखो, इट इंड्यूस फ्लावरिंग, तो वो तैयारी करता है, आपको तैयार करता है फ्लावर करने के लिए, ये तैयार करता है और ये फ्लावर करवाता है, दोनों में ये फर्क है, बस ये डिफरेंस है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर, ये डिफरेंस है ना, ये एनसीईआरटी में नहीं है, आपको मैंने एक्स्ट्रा बताया। लास्ट टॉपिक बता रहा हूं, डोरमेंसी, देख लो, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक से आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर है? और फिर मैं आपको पीवाईक्यू खुद से कराऊंगा लाइव लेके, ठीक है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन डिस्कस करूंगा जो असाइनमेंट में आपको, देखो मैं यहां से क्या देने वाला हूं आपको, एक असाइनमेंट शायद आपको जाएगा आज, उसको कर लेना। उसके बाद में एक सक्षम की डीपीपी दूंगा। डीपीपी सक्षम की क्या होती है, 60-70 क्वेश्चन ऐसे होंगे ज्यादा से, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ में पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। उसके अलावा आपको कुछ और करने की, किसी तरह की कोई पुस्तक बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसके लिए बिल्कुल श्योर हूं। आपको जो करा रहा हूं उतना ही करना है बस, आपने वो सक्षम की डीपीपी लास्ट में जाकर भी रिवाइज करना है ना, तो बन जाएगा। आ जाओ, डोरमेंसी बता दें एक बार फटाफट से बेटा। हाँ, डोरमेंसी से क्वेश्चन जो आया था 2020 में, एक क्वेश्चन आया था सीड डोरमेंसी से, 20 में शायद, या शायद 21 में आया क्वेश्चन, आया है आपका डोरमेंसी में। क्लियर है बेटा? 5-7 मिनट में ऐसा कुछ, आपका ट्रेन थोड़ी छूट गई है, पढ़ लो ना, क्या हो गया। देखो डोरमेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान सुनो। प्लांट इज नॉट, सॉरी, डोरमेंसी क्या होती है, सीड में होती है, तो डोरमेंसी क्या होती है, प्लांट, सॉरी, सीड इज नॉट
able to germinate even if favorable condition is present. Favorable conditions are present, उसके बाद भी वो जर्मिनेट नहीं कर रहा। उसके जो रीजन हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, सुन लो ध्यान से बेटा। रीजन जो हो सकते हैं, दो तरह के रीजन हो सकते हैं। मान लो ये सीड है, देखो ध्यान से सुनो, ये सीड है, इसके अंदर ये एम्ब्रियो है, ध्यान से सुनना, ये एम्ब्रियो, ध्यान से समझो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। ये सीड है, इसके अंदर ये एम्ब्रियो है, ये सीड है। अब सीड जर्मिनेट ना करने के दो तरह के रीजन हो सकते हैं भाई। सीड जो है जर्मिनेट नहीं कर रहा है, सीड नॉट जर्मिनेटिंग, दो तरह के रीजन हो सकते हैं। टू टाइप ऑफ रीजन, दो तरह के रीजन हो सकते हैं। एक रीजन वो होगा जो सीड के अंदर होगा, जिसे हम बोलेंगे इंटरनल। इंटरनल रीजन का मतलब होता है रीजन प्रेजेंट इनसाइड सीड। एक होता है एक्सटर्नल रीजन, हम इसको नहीं पढ़ते नॉर्मली, आउटसाइड सीड। अब यहां पर हम एक चीज लिख रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे हम क्या लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं फेवरेबल कंडीशन। इसका मतलब हमने एक्सटर्नल रीजन हटा दिया। मेरी बात सुन लो ध्यान से। सीड ना जर्मिनेट करने के दो कारण हो सकते हैं, एक सीड पे डिपेंड कर सकता है, दूसरा बाहरी कारण। बाहरी कारण हमने ये बात लिखकर हटा दिया। तो इसका मतलब यहां पर हम जो पढ़ रहे हैं इंटरनल सीड डोरमेंसी की बात करेंगे। जो भी कारण है वो सीड के अंदर है। वो क्या है? सीड के अंदर है, इंटरनल सीड डोरमेंसी है। तो हमने यहां पर ये बोला सीड इज नॉट एबल टू जर्मिनेट इवन इफ फेवरेबल कंडीशन इज प्रेजेंट। मैंने एक्सटर्नल रीजन हटा दिया, मेनली हम क्या बोल रहे हैं? इंटरनल रीजन। और जो मैं रीजन आपको बता रहा हूं इंटरनल, वो सुनो कौन से हो सकते हैं। ध्यान से देखो रीजन क्या हो सकते हैं बेटा, 5 मिनट लेंगे बस आपके, तो कृपया करके ध्यान से सुने। मास्टर की बात सुनना आपका फर्ज है और वो बात सुनेंगे आप, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, है ना? हाँ ठीक है, क्लियर। देखो रीजन क्या दे रहे हैं। पहला, मान लो ये सीड है, इस सीड की सीड कोड इतनी हार्ड है कि एम्ब्रियो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो हम लिख रहे हैं वेरी हार्ड सीड कोट। वेरी हार्ड सीड कोट। अच्छा, कितने बच्चों को यह पता है कि गेहूं जो होता है जिस साल उगता है उस साल उसको रख लेते हैं और जो पिछले साल स्टोर किया था उसे बोया जाता है? ऐसा पता है कुछ आप लोगों को? नहीं बोलो, ये पता है कि नहीं पता है? गेहूं जो होता है इस साल, जो वीट है जो इस साल हमने उगाया है उसको रख लेते हैं, जो पिछले साल स्टोर किया तो उसे बोते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सीड में एम्ब्रियो डेवलप करने में समय लगता है। कई बार सीड बन जाता है पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुई रहती, तो वो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। तो हम सेकेंड रीजन लिख सकते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज नॉट कंप्लीटेड। ऐसा होता है बेटा, क्लियर है ना? ऐसा होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। नहीं पता है तो पता होना चाहिए। थर्ड रीजन हम लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ सम इनहिबिटर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सीड जर्मिनेशन के लिए पानी चाहिए, टमाटर में तो पानी ही होता है, और उसके साथ उसके सीड में केमिकल होता है फेरुलिक एसिड। इस वजह से वो जर्मिनेट नहीं करता उसका टमाटर का सीड, जबकि वो पानी के अंदर ही रहे एक तरीके से। तो प्रेजेंस ऑफ सम इनहिबिटर। कौन सा इनहिबिटर है बेटा? एग्जाम्पल ABA, फिनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, और एक मैंने टोमेटो में बताया, नॉट इन NCERT, वो है मेरे पास क्या? फेरुलिक एसिड। फेरुलिक एसिड किसमें बेटा? टोमेटो में। ये मैंने आपको रीजन बताया है कि क्यों सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा। सीड कोट हार्ड हो सकती है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट पूरी नहीं होगी, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर हो सकता है। समझ आ रहा है ये चीज बेटा? प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर हो सकता है ABA, ठीक है। पैरा एस्कॉर्बिक एसिड हमने लिखा, फिनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, ये रीजन हो सकते हैं। फेरुलिक एसिड टोमेटो में होता है, ये NCERT में नहीं है, फिर भी बता दिया आपको।
अब क्या है कि आप सीड डोरमेंसी कैसे तोड़ोगे, है ना। तो हाउ टू ब्रेक सीड डोरमेंसी, एक तो नेचर तोड़ेगी और एक आप तोड़ोगे। सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी कैसे तोड़ सकते हो? देखो, सीड डोरमेंसी तोड़ने के दो तरीके होंगे भाई। जब सीड डोरमेंसी है तो नेचर भी तो कुछ करती होगी। एक हो सकता है नेचुरल, नेचुरल, और एक हो सकता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में आप क्या कर सकते हो, एक आप सीड कोट को काट दो, सीड कोट को क्या कर दो, कट कर दो नाइफ से, खुद ही काट दो नाइफ वगैरह से, थोड़ा सा सीड कोट काटना है साइड से। और क्या कर सकते हो, उसकी मैकेनिकल रबिंग कर दो, मैकेनिकल क्या कर दो, रबिंग कर दो। रबिंग क्या होता है, अब्रेसिव सरफेस पे। अब्रेसिव मतलब ऐसा सरफेस जो हार्ड है, जो हार्ड सरफेस है उस पर रगड़ रहे हैं इसको, आप समझ रहे हो, हार्ड सरफेस पे रगड़ रहे हैं। तो सीड कोट को नाइफ से काट दो, हार्ड सरफेस जो होता है ना जिससे वो घर में पेंट करते हो, रेग मार्क टाइप से, उससे रगड़ रहे हैं, है ना, उसको कर दो। तीसरा क्या कर सकते हो आप उसमें, आप उसके साथ जीए दे दो या नाइट्रेट दे दो। ये केमिकल हैं जो ब्रेक करते हैं सीड डोरमेंसी। केमिकल ब्रेक जो ब्रेक करेगा सीड डोरमेंसी। या क्या करो बेटा, चिलिंग इफेक्ट दे दो। चिलिंग इफेक्ट मतलब कई बार क्या होता है, वर्नलाइजेशन से भी सीड डोरमेंसी टूटती है, चिलिंग इफेक्ट दे दो, है ना। नेचुरल कैसे होगा, नेचुरल कैसे टूटेगी, देखो कई कई बेटा कई ऐसे सीड है वो जर्मिनेट नहीं करते जब तक उसको कोई एनिमल नहीं खाता है। शायद आपको यह बात पता है कि प्लांट अपने फ्रूट का कलर क्यों चेंज करता है, कलरफुल क्यों बनाता है, ताकि कोई एनिमल उसे खाकर उसके सीड को सब जगह फैला सके, ऐसा इसलिए करता है। तो हमें यहां पर यह समझना है कि जब वो उसके इंटेस्टाइन से जाएगा तो एसिड और एल्कली से पास होगा, तो सीड पास थ्रू इंटेस्टाइन, जहां पर एसिड और एल्कली है, एनिमल, जहां पर क्या है बेटा, एसिड और एल्कली है। दूसरा क्या होगा, सीड को टाइम मिल गया, सीड गेट टाइम फॉर मैच्यूरेशन ऑफ एम्ब्रियो, मैच्यूरेशन ऑफ एम्ब्रियो गेट कंप्लीटेड। एम्ब्रियो की मैच्यूरेशन कंप्लीट हो गई, ये तो अपने आप होगी ना, ये तो टाइम वाली बात है। तीसरा क्या है, कुछ फंजाई क्या कर देती है, सीड कोट पे इंफेक्शन करती है, सीड कोट को क्या करती है, वीक कर देती हैं कुछ फंजाई, ऐसा नेचर में होता है। या मैं लिख सकता हूं कोई लो टेम्परेचर ऐसा कुछ मिल गया। तो ये सब मेरे पास क्या है, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, जिससे सीड डोरमेंसी टूटेगी। जासून सतनाम कह रहा है कि सर अब हमें जाना चाहिए, मैं भी यही बात कहना चाह रहा हूं, इतना ही पढ़ना है आपने। एक टॉपिक मैंने छोटा सा आपको बताना है, वो मैं बताऊंगा जब पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा। वो पीआर पीएफआर क्या होता है, फाइटोक्रोम क्या होते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको, वो तब बताऊंगा। अभी मैं भी आपको छोड़ रहा हूं, आप ये टॉप चैप्टर कंप्लीट करें। अब पहले सुन लो आपको मेरे साथ कैसे मूव करना है। जो बच्चे नए हैं पुराने हैं उन सबको ये बात सुननी है। देखो कैसे हम लोग मूव कर रहे हैं, 1 मिनट लो ताकि प्लान आप सुन लो मेरा, जो मैं आपको बताने वाला हूं। आपने क्या करना है बेटा, आपने क्या करना है, टेबल लिखनी है, पीवाईक्यू करने, डीपीपी करनी है। हम क्या करेंगे, एक रिवीजन प्लान करेंगे चैप्टर वाइज। रिवीजन प्लान मूव करेगा आपका चैप्टर वाइज। कितने चैप्टर होंगे बेटा आपके, 5 चैप्टर होंगे प्लांट फिजियो के, है ना, प्लांट फिजियो के 5 चैप्टर होंगे। उसका डिस्कशन मैं खुद करूंगा सारे टेस्ट का, ठीक है। उसके साथ उसका डिस्कशन करेंगे, आपका डिस्कशन लाइव कर सकते हैं, है ना, छोटा डिस्कशन करेंगे, हाफ एन आवर का, बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा मतलब कुछ पढ़ा रहा हूंगा। तो रिवीजन प्लान ये रहेगा। उसके साथ मैं आपको एक तो पीवाईक्यू डिस्कस कर दूंगा, जो भी चैप्टर मैंने कराए हैं उसके, और मैं एनसीईआरटी की रीडिंग दे दूंगा। एनसीईआरटी की रीडिंग मैंने किसकी दी है अभी तक, सिर्फ रेस्पिरेशन इन प्लांट की दी है और शायद ट्रांसपोर्ट की दी थी। तो एनसीईआरटी की रीडिंग मैं इसकी भी दे दूंगा, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट की, ये चीज मैं आपको दे दूंगा। तो ये वो चीजें हैं जो आपको मुझे देनी है, ठीक है। इसके साथ आपको एक बड़ी डीपीपी, एक कंबाइंड डीपीपी जो लास्ट में आती है वो मैं दूंगा, जिसे मैं सक्षम कहता हूं। सक्षम मतलब आपको चैप्टर आ गया, अब आप सक्षम हो पढ़ने के लिए, दैट डीपीपी आपको दे दी जाएगी, वो बनानी है आपने। तो सक्षम की डीपीपी में वर्कशीट चेक कर लूंगा अगर वर्कशीट आपको देनी है।
अच्छा, वर्कशीट कहां मिलती है? डीपीपी के अंदर ही होती है, कोई पर्टिकुलर डीपीपी वर्कशीट होती है, वो करना होता है। ठीक है, क्लियर है? तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि हमने प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट करी है, जिसके लगभग 12 क्वेश्चन के आसपास आते हैं 90 में से। आप समझ लो 10 तो आते ही हैं 90 में से। एक बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीट किया है, उसको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि अगर एग्जाम आपका किसी भी रीजन से थोड़ा अर्ली हुआ, मान लो जून में या जुलाई में हुआ, तो रिवीजन का बहुत समय नहीं होगा, तो हमें साथ के साथ रिवाइज। तो जब आप जूलॉजी के सेक्शन चलेगा, कल से चलेगा, उसके साथ मैं आपके साथ बना रहूंगा, ऐसा नहीं कि गायब हो जाऊंगा। क्लियर है? ठीक है। हां, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है ना? क्लियर है? और डर के आगे जीत वाली बात, ये सब फालतू बात है, मेहनत कर लो, है ना? कोई जीत वीत नहीं होती डर के आगे। डर के आगे एक और डर खड़ा है। अभी तो ये डर लग रहा है सिलेबस कैसे होगा, फिर दूसरा डर लगेगा भूल नहीं जाएंगे, तीसरा डर लगेगा एग्जाम में भूल गए तो, चौथा डर ये लगने वाला है कि यार एग्जाम वाले दिन कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पांचवा डर ये लगेगा कि ओएमआर। तो डर के आगे डर है दूसरा, तो डर पकड़ते रहो, आखिरी में जाकर जीत है यार। अभी तो कई डर बाकी हैं। ठीक है, चलिए बाद में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, मिलेंगे जल्दी बेटा। आप लोग प्लीज पढ़ाई करिए, जो भी नए बच्चे हैं आपको सारे चैप्टर देखने हैं, और मैं कई तरीके से आपके साथ बैच में बना रहूंगा, ताकि आपको डाउट्स वगैरह बताता रहूं। आपके लिए मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं करनी है हमने, मतलब बेसिकली डाउट सेशन भी बहुत छोटे रखने, आधे घंटे के ऐसे। क्लियर है? चलिए, ठीक है, बाय, थैंक यू सो मच।